करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। सभी लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर कर लिया, सभी लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर कर लिया। माफी चाहता हूं। ये क्या हो रहा है बताइए, है ना। 650 लोग जो है कि लाइव हैं, लेकिन लाइक की संख्या जो है कि 550। ये ऐसे कौन से लोग हैं जो 100-150 कौन से लोग हैं जिन्होंने क्लास देखना चालू कर लिया लेकिन सेशन को लाइक नहीं किया। और जब आपने लाइक नहीं किया है तो शेयर तो मैं सोच भी नहीं सकता, है ना। कोशिश कीजिए मैं भी आप ही की तरह से सोचूं प्लीज, है ना। चले तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका टाइटल है सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। सौर मंडल में पृथ्वी हम दो तरीके से इस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, पहली बात तो यही कंफर्म कर दूं कि बहुत से पूछेंगे बच्चे कि सर ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका प्रश्न होगा कि सर क्या इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं कहूँगा डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात यहाँ पर प्रीलिम्स में जो प्रश्न आप देखेंगे, बहुत से प्रीलिम्स के प्रश्न आपको इसके पैराग्राफ से हूबहू उठा लिए जाते हैं। एक पैराग्राफ को उठाया जाता है, उसी से स्टेटमेंट देकर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी है काफ़ी शानदार है। ये ज्योग्राफी में आपके बेस को तैयार करती है, ज्योग्राफी में आपके इंटरेस्ट को बढ़ाती है, प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयार करती है, और पूरा जो सब्जेक्ट है इसको स्कोरिंग बनाने में बहुत हेल्पफुल है। तो बहुत शानदार एनसीईआरटी है। टाइटल जो है वह है सौर मंडल में पृथ्वी। अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, और बात जो है वो टॉपिक से जुड़ा हुआ है। मैं कभी भी टॉपिक से इधर उधर जाकर बात नहीं करूंगा। आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि नहीं, हम जो है कि जहां पर रहते हैं हमारा वर्चस्व है, हम हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप हैं। जैसे मैं कहूँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन आप में से जितने लोगों को लगता है कि देखो मैं अपने क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत घोड़ा गाड़ी है ना, ऐसा भ्रम होगा आपको। आप कहेंगे भ्रम नहीं है सर, मेरे पास है। ठीक है। एक कल्पना करते हैं मैं एक व्यक्ति हूँ। अगर मेरी ये शरीर छूट जाए, है ना, मेरा शरीर छूटे तो क्या होगा? मेरी आत्मा, मतलब कहा जाता है कि आत्मा निकलेगी। अब चलो, मैं एक व्यक्ति हूं जो एक सोसाइटी में रहता हूं। ये जो सोसाइटी है यह कोई एक कॉलोनी, आप कह सकते हो कॉलोनी का भाग है। अब ये जो कॉलोनी है, समझिएगा, टॉपिक स्टार्ट हो चुका है आपका। मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूं, टॉपिक पर आपको लेकर आ रहा हूं। मैं जिस घर में रहता हूं वह एक कॉलोनी का भाग है। कॉलोनी किसी टाउन का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो टाउन है किसी शहर का हिस्सा होगा, ये जो शहर है किसी राज्य का हिस्सा होगा, और ये जब राज्य है किसी देश का हिस्सा होगा, और जो देश है वह किसी महाद्वीप का हिस्सा होगा। जो महाद्वीप है वह हमारे पृथ्वी का हिस्सा है। जो हमारी पृथ्वी है, जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा गोला सिर्फ एक गोला नहीं है, ऐसे बहुत से गोले हैं, और बहुत से गोलों के बीच में एक एनर्जी देने वाला एक और गोला है जिसको बोलते हैं सूर्य। तो पृथ्वी एक गोला और इसी की तरह 7 अन्य गोले, टोटल गोले 8, और एनर्जी देने वाला एक और गोला सूर्य, ये बोलता है, इसको बोला जाता है सौर मंडल, ठीक है। अब देखो, जब हम सौर मंडल से भी क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो गोला है जो हमें रोशनी देता है, जिसको हमने सूर्य कहा, ये अकेला गोला नहीं है, ऐसे बहुत से करोड़ों तारे हैं। सूर्य हमारा एक तारा, हमने देखा करोड़ों तारे। फिर और ऊपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि करोड़ों और अरबों जो तारे हैं वह मिलकर एक आकाश गंगा बनाते हैं। आकाश जो हम देखते हैं, गंगा मतलब वह क्षेत्र जहां पर सफेद चीजें दिखाई दे। तो जब हम क्या करते हैं, तारों के करोड़ों किलोमीटर के एरिया को देखते हैं तो उसको बोलते हैं आकाश गंगा। और हमारे
अगर हम इन आकाश गंगाओं की संख्या देखें तो ये भी करोड़ों में है, और ये करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम बहुत ही तुच्छ हैं। मैं अपने ऊपर लेता हूं, मैं एक छोटा सा प्राणी हूं, मैं अपने घर में रहता हूं, मैं किसी कॉलोनी में रहता हूं, मैं किसी जिले में रहता हूं, मैं किसी राज्य में रहता हूं, मैं किसी देश में रहता हूं, मैं किसी महाद्वीप में रहता हूं, मैं जो है कि इस पृथ्वी पर रहता हूं, मैं सोलर सिस्टम अर्थात जो हमारी पृथ्वी है ऐसे ही अन्य कुछ गोलों को जानता हूं। इन सभी गोलों को बोलते हैं ग्रह, और इन ग्रहों को, इन गोलों को एनर्जी देने वाला एक सूर्य है जो कि एक तारा है। ऐसे करोड़ों तारे मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं, और ऐसे करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो बहुत ज्यादा व्यापक है, और जो सोलर सिस्टम है वो बहुत छोटा है। तो हमारा जो टॉपिक है वह है सोलर सिस्टम। आप देखिए, अगर हम सोलर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम धूल मात्र भी नहीं है, और अगर हम ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो शायद अगर मैं मान लूं कि पूरा ये मेरा बोर्ड ब्रह्मांड है, तो मैं इतना भी सोलर सिस्टम को भी एक पॉइंट से नहीं दिखा सकता हूं। अगर मैं इस इतने ही को ब्रह्मांड मानूं तो मैं जो सोलर सिस्टम शब्द यूज कर रहा हूं, सौर मंडल शब्द यूज कर रहा हूं, वो पॉइंट से भी छोटा होगा। समझ पा रहे हैं? तो हमें जो डिस्कस करना है वह सौर मंडल। सौर मंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन्हीं को मिलाकर बोलते हैं सौर मंडल। आपने सुना होगा कि भैया सौर मंडल में एक तारा है, एक सूर्य है, और इसी सूर्य से बाकी ग्रह क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये जो ग्रह हैं इनके चारों ओर कुछ पिंड चक्कर लगाते हैं, इनको उपग्रह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा, ठीक इसी तरह से अन्य ग्रहों के भी कुछ चक्कर लगाने वाले पिंड हैं, इनको सामूहिक रूप से हम सोलर सिस्टम या सौर मंडल बोलते हैं। जैसा कि हमने कहा, सौर मंडल एक बहुत छोटा सा भाग है। जैसे आप जिस मंडल में रहते हैं, जैसे आपका जो जिला है वह किसी मंडल में आता होगा, और मंडल जो है एक राज्य में कई मंडल हो सकते हैं, और कई मंडलों से मिलकर एक जो राज्य बना है वह उस तरह का कोई अकेला राज्य नहीं है। और कई एक देश में कई राज्य होते हैं, है ना। और देश मिलकर क्या करते हैं, जो है कि कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं, और कॉन्टिनेंट और ओशन मिलकर अर्थात महाद्वीप और सागर मिलकर पृथ्वी का निर्माण करते हैं। आई होप थोड़ा सा आप टॉपिक से जुड़ पाए होंगे। तो जिसको लगता है कि वो बहुत जो है कि अलग है, वो दुनिया में कुछ तूफानी करने आया है, तो कुछ नहीं है, हम और आप सिर्फ और सिर्फ धूल मात्र हैं। ठीक है, तो टॉपिक से थोड़ा सा हम लोग जुड़ पाए होंगे, तो हमने क्या देखा कि हमें जो डिस्कस करना है वह सोलर सिस्टम। इसका मतलब मैंने यह जो आपको बार बार इमेजिन करवाया, इसका मतलब यह है कि मैं आपको यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको किसी छोटे से बच्चे को समझाना हो कि सोलर सिस्टम क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि देखो भैया, ये जो हमारा गोला है, ऐसे ही और 7 गोले हैं, टोटल गोलों की संख्या हुई 8। ये जो 8 गोले हैं इनको बोला जाता है ग्रह। अब ये जो ग्रह है आप इस पर देखते हैं, इस पर जो है कि दिन और रात होता है, और दिन होता है इसका मतलब कहीं से प्रकाश आता है। ये जो प्रकाश आता है वो एक अलग गोला है, वो तारा है एक, जिसको बोलते हैं सूर्य। तो बाकी जितने ग्रह हैं वो क्या करते हैं, इस तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जब यह ग्रह तारों का इस सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं तो सिर्फ ग्रह नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसके चक्कर जो है कि उपग्रह भी लगाते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड हैं। तो ना तो एनर्जी ग्रहों के पास खुद की है और ना ही उपग्रहों की। इस सब जो एनर्जी है ये किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से। और इसी मंडल को, इसी पूरे सिस्टम को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। अर्थात वह सिस्टम जिसके माध्यम से हमें क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होता है, वह सिस्टम जिसको फॉलो करते हैं सभी ग्रह, सभी उपग्रह, और पूरी प्रक्रिया एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है, इसी को बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या हम लोग सोलर सिस्टम को समझ पाए? एक बार मुझे बता दीजिएगा। ठीक है,
अरे बाप रे, मेजर पवन पांडे जी कहते हैं जुपिटर में सैटेलाइट 79 है सर। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं तो अभी सोलर सिस्टम पे अटका पड़ा हूँ। जुपिटर तो बहुत बड़ा ग्रह है, भले ही वो सोलर सिस्टम का पार्ट हो, वहाँ तक हम बाद में जाएंगे। अभी हम पृथ्वी को तो देखें थोड़ा सा, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो आइए। अब मैं आपको एनसी, चूंकि मैंने आपको अभी सिर्फ टाइटल समझाया है, टाइटल से जोड़ने का प्रयास किया है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। और देखिए यहां पर जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा लाइन है, हम इसको अब देखिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने सिर्फ ये पेज इसलिए लिया है ताकि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ, हमें जो पढ़ाया जा रहा है वह एनसीईआरटी ही है। ठीक है, तो देखिए सूर्यास्त की बात, यहाँ एनसीईआरटी की यही खूबसूरती है, वो किसी चीज को कितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट करती है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त का मतलब होता है शाम, मतलब सूर्य अस्त हो चुका है, डूब चुका है। इसका मतलब है कि जो सूर्य की किरणें हमारी खोपड़ी पर पड़कर गर्मी दे रही थी, अब वो गर्मी नहीं दे रही हैं। तो जैसे 7 बजे के बाद, है ना, 8 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगा होगा, आप भी इसमें देखते होंगे, कहते हैं होंगे यह वह है, यह मैं हूं, है ना, अपने को मिलाते होंगे। जैसे किशोरावस्था में बहुत से बच्चे अपने को दिल से जोड़ लेते हैं कि वह है, कौन है आप समझ गए होंगे ना। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, अर्थात स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की इस तरह की चीजें आपको दिखाई देंगे। कुछ छोटे कम पिंड आपको दिखाई देंगे चमकते हुए, अर्थात जैसे कि तारे, है ना, तारों को ही चमकते हुए पिंड बोला जाता है। तो पहले आपको कुछ कम पॉइंट्स, चमकते हुए पॉइंट्स दिखाई दें, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा वैसे वैसे आपको अधिक जो है कि तारे या चमकीले कण दिखने लगेंगे। इसको कैसे समझें, कैसे इमेजिन करें। अब देखो, मैं क्या करूं, इस कमरे में कुछ एलईडी लाइट लगा दूं, ठीक है, दिन का समय है और मैंने इसका छत हटा दिया, समझिएगा, मैंने इसका छत हटा दिया, केवल दीवार और दीवार है, और दीवारों पर मैंने एलईडी लगा दिया। अब उस एलईडी की खासियत यह है कि उसमें कुछ छोटे बल्ब हैं, कुछ बड़े बल्ब हैं, ठीक है। अब जब दिन है तो क्या हुआ, एलईडी हमें दिखाई देगा, क्या चमकता हुआ एलईडी हमें दिखाई देगा? जब सूर्य की खोपड़ी 12 बजे है, नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्या करूं मैं, इस पर जो है कि अब जैसे जैसे मैं इस पर छत पर क्या करूंगा, इस छत पर कुछ डालूंगा जिससे अंधेरा होने लगे, तो अब क्या होगा, जो एलईडी अभी अधिक प्रकाश में नहीं दिख रहा था, सूर्य के प्रकाश में, छत खुला होने के कारण धीरे धीरे वो क्या होंगे, दिखने लगेंगे। क्यों दिखने लगेंगे? क्योंकि अब इनका प्रकाश हम तक आ पा रहा है। दिन में चूंकि सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा था कि उस प्रकाश में ये छोटे छोटे जो पिंड हैं वह नहीं दिख पा रहे थे, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो इन्हीं से हमें क्या होगी, रोशनी प्राप्त होगी, और जो रोशनी प्राप्त होगी यह जब इन पिंड से इनसे होगी तो हम कहेंगे कि भैया अब देखो अंधेरा हो गया है, क्योंकि एलईडी से हमें लाइट आ रही। ठीक इसी तरह से यह जो तारे हैं ये कहीं नहीं जाते। दिन के समय क्या होता है, हमारी आंख, हमारी खोपड़ी पर सूर्य चमकने लगता है, और चूंकि सूर्य हमारे बहुत पास में है, तो जब बहुत पास में है तो उसका जब प्रकाश पड़ता है तो ये जो बहुत दूर पिंड हैं इनका प्रकाश छुप जाता है। ये हमारे सूर्य बहुत करीब है, ये रहा बिल्कुल पास में, और ये जो तारे हैं ये बहुत दूर है। अब बहुत दूर जो तारे हैं ये तभी आ पाते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या हो, जो है कि कम हो जाए। इसको इस रूप में भी आप समझ सकते हैं। आप एक टॉर्च लीजिए और टॉर्च लेकर दिन भर क्या कीजिए, अपनी गली में घूम के आइए। जैसे कहा जाता है ना, प्रश्न आता है कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय डालिए, प्रकाश डालिए, तो आप प्रकाश डालते हैं, देखते हैं। आज एक क्या प्रकाश कैसे डालिए कि जो आपका मोबाइल का लाइट है या टॉर्च है उसको लेकर गली में निकलिए, किसी को ढूंढने, उसी चेहरे को जिसको आप ढूंढते हैं, अब उसको निकलिए, टॉर्च लेकर निकलिए, देखिए क्या वो दिखेगा क्या,
दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या टॉर्च का प्रकाश घरों को रोशन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दिन के समय क्या होगा, आपको उस टॉर्च की जरूरत ही नहीं है, उसका प्रकाश बिल्कुल भी मतलबहीन है, शून्य हो चुका है, क्योंकि दिन में खोपड़ी पर सूर्य का प्रकाश है। लेकिन जब क्या हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए, उसके बाद उस टॉर्च को लेकर निकलिए, आपको सभी चेहरे दिखाई देंगे, घर दिखाई देंगे, क्योंकि अब ये जो थोड़ी सी लाइट है वह क्या होगी, वह अपना आकार लेगी। दिन के समय क्या हो रहा था, उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि लाइट ज्यादा आ रही थी उस समय। लेकिन अब लाइट नहीं आ रही है, तो यह जो टॉर्च आप लेकर जाएंगे, इससे निकलने वाला प्रकाश आपको ज्यादा प्रकाश देगा। तो यहां पर क्या बताया गया, यहां पर यह बताया गया कि सूर्यास्त के बाद जब हम आसमान को देखेंगे, आसमान कौन सा क्षेत्र है, यह जो पृथ्वी से लगा हुआ ये जो वायुमंडल है ना, और इसमें इसी वायुमंडल का जो ऊपरी भाग गैसेस फॉर्म में, इसको हम आसमान बोलते हैं, आकाश बोलते हैं। और इसी आकाश में क्या होगा, हमें सूर्यास्त के बाद कुछ चमकते हुए तारे दिखाई देंगे। ये चमकते हुए तारे ऐसा नहीं कि अब चमकना, इनको दिन में किसी ने बंद कर दिया था, ये ठीक आपके टॉर्च की तरह है। यह तो क्या हो रहा, चमक रहा था, लेकिन सूर्य के प्रकाश ने क्या किया, इनको धीमा कर दिया। सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे क्या होगा, मिलना बंद होगा, इनका जो लाइट है वो हम तक आने लगती है। तो सूर्यास्त के बाद हमें यह नजारे देखने को मिलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप इनकी गणना नहीं कर सकते। जैसे बचपन में हम लोगों को कहा जाता था, कुछ चीजों को हम बिल्कुल नहीं गिन सकते। पहला है आकाश, आसमान में तारे, और दूसरा है हमारे बाल। कहते थे इतने ही, यानी कौन गिन पाएगा, कोई नहीं गिन पाएगा। तो इसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है कि हम इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, और ये जो चमकदार वस्तुएं हैं ये क्या हैं, तारे हैं। ठीक है, चमकदार वस्तुएं क्या हैं, तारे, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम इस कमरे में क्या करें, एलईडी लाइट लगा दें, लेकिन सबकी कैपेसिटी अलग हो, कोई ज़्यादा चमकीला, कोई कम चमकीला, तो उसकी यहाँ पर बात है ना। तो यहां पर क्या लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। हीरा क्या करता है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, अर्थात उसको कहीं रख दीजिए, उस पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से रात में ये चमकते हुए जो तारे हैं ये हीरे जैसे दिखाई देते हैं, एनसीईआरटी कहता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। टिमटिमाते मतलब है कि ऐसा लगेगा जैसे आपने देखा होगा जब गाड़ी आप चलाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी, तो कई बार लाइट क्या होता है, उसको जो है कि डिपर बोलते हैं, है ना, लाइट को कम और ज्यादा, है ना, टिमटिमा। तो ऐसे ही कई बार तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, स्वाभाविक है। तारा अलग है तो उससे निकलने वाला प्रकाश भी क्या होगा, अलग होगा। जैसे आप सब हैं, है ना, स्टूडेंट है, लेकिन किसी के पढ़ने की क्षमता, किसी की ग्रास्पिंग क्षमता बिल्कुल बहुत शानदार होगी, बहुत अच्छी होगी। वहीं पर कुछ लोग क्या करेंगे, धीरे से समझेंगे। देखिए हैं तो सब लोग स्टूडेंट, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी में से क्या होगा, कोई स्टार बनेगा। कौन स्टार बनेगा, जो इसको सही से समझेगा, अपने अंदर प्रकाश लाएगा। कौन सा प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, एनसीईआरटी का प्रकाश। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, कुछ दिनों में इसको पढ़ते पढ़ते वह जब सेलेक्ट हो जाएगा और जब रिजल्ट लेकर आएगा तो वह बाकी स्टूडेंट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, स्टार बन जाएगा। तो इनमें से कहा जा रहा है कि जो हम तारे देखते हैं इनकी टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं, अर्थात समान ऊर्जा उनसे निकलती रहती है। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। तो जब हम शाम को देखते हैं तो हम चंद्रमा पर भी हमारी नजर आती है ना। हम चंद्रमा से भी बातें करते हैं, क्यों चले गए, क्या था, है ना। कोई हमको बता देता है कि वो था ना या वो थी ना, तो वहाँ पर चली गई। अब हम क्या करते हैं, चंद्रमा पर उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो ये हमेशा हमें एक जैसा नहीं दिखाई देता। जैसे पूर्णिमा की समय देखिए तो पूर्णिमा
पूर्णिमा को क्या होगा, पूरा आपको जो है कि गोल सा चांद दिखाई देगा। लेकिन पूर्णम अमावस्या को देखिए तो बिल्कुल जो है कि छोटा सा, बिल्कुल पतला सा दिखाई देगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जो चंद्रमा हम देखते हैं उसका भी आकार बदलता रहता है। तो यहाँ पर लिखा है कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र की लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो पूरे चंद्रमा को आप क्या कर सकते हैं, 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। और कौन सा दिन होगा, पूर्णिमा का समय होगा, देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख सकते। इसको कब नहीं देख सकते, जब अमावस्या, तो एकदम घोर अंधेरी रात। जैसे आपने सुना होगा, मूवी वगैरह देखते हैं, नाटक वगैरह देखते हैं कि है ना, एक महिला अपने घर से निकलती है, अमावस्या की रात है ना, सफ़ेद साड़ी में जाती है। तो मतलब ऐसा बताया जाता है कि पूरा अंधेरा है और उसमें जो महिला निकल रही है वो क्या है, कयामत करने वाली, ऐसा कुछ है ना। तो जब आपको यह जो आप नए, ठीक है, तो इसको पूर्णिमा होती। पूर्णिमा के 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अब इसको नए चंद्रमा की रात्रि क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आप अमावस्या को देखेंगे तो चंद्रमा का कोई आकार आपको दिखाई नहीं देगा। उसके अगले दिन से पतला पतला सा चंद्रमा आपको दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा, ऐसे देखिए, ये रहा फुल चंद्रमा, ठीक है। और इसके बाद जब फुल चंद्रमा हुआ, इसके 15 दिन बाद क्या होगा, अमावस्या होगी। और जब अमावस्या होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको चंद्रमा दिखाई देगा। और धीरे धीरे मतलब ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, और फिर ये पूरा हो जाएगा। तो ये जो चंद्रमा की कंडीशन है ये क्यों बदलती है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी बस ये समझिए, जो एनसीईआरटी आपको पहले पेज पर बता रहा है उसको मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसको हम गहराई में समझेंगे, ठीक है। तो नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या को ही क्या बोलते हैं, नए चंद्रमा की रात्रि, कि नया चंद्रमा अब कल से दिखेगा। नया चंद्रमा कैसा, कि अब उसमें धारीदार मतलब पतली पतली सी लकीरें बनती चली जाएंगी। और फिर क्या होगा कि कुछ दिन बाद वो पूरा अपना एक आकार ग्रहण कर लेगा। आपको पता है ना, 1 महीने में जो है कि चंद्रमा का क्या कंडीशन होता है, वही चीज। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि आसमान को जब आप देखते हैं तो उसमें ये जो टिमटिमाते हुए पिंड हैं, जिनको तारा कहा जा रहा है, इनका अपना प्रकाश है। और साथ ही साथ ये जो चंद्रमा है इसकी स्थिति बदलती रहती है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को आप क्यों नहीं देख पाते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्योंकि दिन में जो प्रकाश है वो किसका आ जाता है, इसका आ जाता है। जैसे आप खुद समझिए, आप देखिए कि कई बार आप बाइक चला रहे होते हैं, स्कूटी चला रहे होते हैं, तो आपकी गाड़ी से रोड दिखाई दे रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि सामने से कोई बड़ा सा ट्रक आ जाए, ट्रक नहीं ट्रका, है ना, हालांकि ट्रका कुछ नहीं होता है, ट्रक ही होता है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा उस पर जोड़ दें। तो अब ट्रक आ जाए, उसमें इतनी लाइटें हों, तो आपके क्या हुआ, जैसे वो लाइट आपके आंख पर पड़ती है आपको अंधेरा सा छा जाता है बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि उसने उस ज्यादा लाइट ने आपकी लाइट को फीका कर दिया, ठीक है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हैं इनको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तो यहां पर साफ साफ लिखा है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती है। तो रात के समय आपको पता है तारे चमकते हैं, क्या कोई ग्रह भी चमकता है क्या? ये मेरा आपसे प्रश्न है, कमेंट में आपको बताना है, क्या कोई ग्रह भी चमकता है? तो यहां पर सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं इनको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। अब ये जो खगोलीय पिंड, ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं की ऊर्जा हो। जैसे तारों की अपनी एनर्जी है, अपना सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। चंद्रमा क्या करता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो अगर यहां पर लिख दिया जाए कि खगोलीय पिंड से तात्पर्य उन सभी पिंडों से है ना, जो रात के समय चमकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगला स्टेटमेंट हो क्योंकि इन सभी खगोलीय पिंडों की स्वयं की ऊर्जा होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाए, गलत हो जाए। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं और इनकी अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे बड़ी मात्रा में ये उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या बोला जाता है, स्टार या
तारा बोला जाता है ना। क्लियर? तो ये था हमारा एनसीईआरटी का पहला पेज। अब हम क्या करते हैं, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है ठीक है, क्लियर। बिल्कुल कर सकते हैं, शिवांगी साहू बिल्कुल क्लास कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? यहां तक समझ में आ रहा है ना? यहां तक समझ में आ रहा है? चले, तो हमने अभी तक जो देखा उसको थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं। हमने ये देखा कि जो हमारा आकाश है इसमें जो हमें चमकते हुए पिंड दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनके लिए हमने कहा इनको बोलते हैं सामूहिक रूप से खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। अभी जो खगोलीय पिंड हैं, इन खगोलीय पिंडों में जिनके पास स्वयं की ऊर्जा है, इनको हम बोलते हैं तारा। ठीक, तो रात के समय जब हम क्या करते हैं, आकाश को देखते हैं, तो आकाश में जो हमें चंद्रमा दिखाई देता है उसके पास खुद की एनर्जी नहीं है, वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। जैसे हमारी पृथ्वी के पास भी खुद का जो है कि एनर्जी नहीं है। हमारी पृथ्वी क्या करती है? सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। तो पृथ्वी का जो हिस्सा हमारे सूर्य के सामने होता है उस समय दिन होता है, और अपोजिट साइड में जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है वहां पर रात होता है। ठीक इसी तरह से जो हमारा चंद्रमा है, ये चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब जब पृथ्वी के, आप खुद समझिए, यहां पर टॉर्च लगा हो, यहां पर मैं हूं और कोई मेरे पीछे है, जैसे जैसे मैं घूम रहा हूं ऐसे वो भी घूमता जाए, तो क्या होगा? जो उसके शरीर का जो भाग सूर्य के सामने आएगा वह सबको दिखेगा, और इधर वाला जो भाग है वह किसी को नहीं दिखेगा। इसी के कारण अभी पैराग्राफ में जो बताया गया कि जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा की भी कई कंडीशन होती हैं। चंद्रमा का वह भाग जब वह पूरा दिखाई देता तो उसको पूर्णिमा बोलते हैं, और चंद्रमा का वह भाग जब वो हमें नहीं दिखाई देता हम उसको अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या के अगले दिन से ही फिर से चंद्रमा अपना आकार ग्रहण करने लगता है, और फिर क्या होगा? 15 दिन बाद फिर से वो हमें पूर्णिमा के रूप में हमें दिखाई देता है। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ों को मैं जोड़ देता हूँ, है ना। तो हमने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, यह जो हमारी पृथ्वी है, यह सौर मंडल का पार्ट, यह सौर मंडल का भाग है, सौर मंडल का भाग। और जो हमारा सौर मंडल है इसमें क्या है? इसमें ग्रह है ना, इसमें कुछ उपग्रह हैं। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक शब्द क्षुद्र ग्रह हैं, अर्थात कुछ छोटे आकार के ग्रह हैं। और जो हमारा पृथ्वी जो सौर मंडल है, ये सौर मंडल क्या है आगे हम देखेंगे। इस सौर मंडल में ये जो सूर्य है, ये सूर्य क्या है? एक सौर मंडल में क्या प्रमुख कौन है? प्रमुख है इसका, प्रमुख है सूर्य, प्रमुख है सूर्य। और सूर्य क्या है? एक तारा है। और जो ये तारा है, इस तरह के तारे कितने? अरबों की संख्या में, अरबों की संख्या में। और अरबों की जो संख्या में ये जो तारे हैं, इन तारों के समूह को बोला जाता है आकाशगंगा। इसको बोलते हैं हम आकाशगंगा। और आकाशगंगा के समूह को, अर्थात आकाशगंगा, और इनकी भी संख्या कितनी में है? करोड़ों में है, करोड़ों में है। तो और इनके समूह को बोलते हैं हम लोग ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। ठीक, अच्छा, अब जब हमने ब्रह्मांड देखा, इसका मतलब यह है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वह ब्रह्मांड में बहुत छोटे आकार की है, बहुत छोटे आकार की है। लेकिन जब हम इस पृथ्वी को सौर मंडल के हिसाब से देखेंगे तो इसका आकार क्या होगा? इसका जो आकार है वो हमें बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर?
अगर हम यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पृथ्वी बहुत छोटी है, और अगर हम इसको सौर मंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या होगा, बड़ा आकार दिखाई देगा। अब हम जिस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं इसका जो अध्ययन है, ठीक है, नोट करिएगा, सब लोग नोट करिएगा, ब्रह्मांड का अध्ययन, सब लोग नोट करते चलिए। आप सब लोगों को मैं एनसीईआरटी आपको दूंगा, एनसीईआरटी किताब दूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको लिख कर बता रहा हूं आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो मैं समझाते चल रहा हूं उसको अपनी भाषा में लिखते चलिए, और जो मैं नोट कर रहा हूं ये तो जरूर लिखिए, ठीक है। क्लियर क्लियर। तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन है उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि आखिर कॉस्मोलॉजी क्या है, तो आप बताइएगा कि जो ब्रह्मांड है इसी के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। इस शब्द का प्रयोग है ना, जो कॉस्मोलॉजी है इस शब्द का प्रयोग, ये जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम 1730 में, 1730 में जर्मन दार्शनिक, एक जर्मन जो है जर्मन दार्शनिक जिनका नाम था क्रिश्चियन वोल्फ, क्रिश्चियन वोल्फ, इन्होंने किया था, ठीक है, क्रिश्चियन वोल्फ। तो अगर आपसे पूछे कोई ये कॉस्मोलॉजी क्या है तो आप क्या बताएंगे कि जो ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन है उसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1730 में जर्मन दार्शनिक क्रिश्चियन वोल्फ ने किया था। क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलो ठीक, 1730 में इन्होंने किया था। अब देखिए जब हम लोगों ने क्या किया, इसको मैं यहां पर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं, अब भी हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं, जिस यूनिवर्स को जानते हैं, क्या पहले भी इसे इसी रूप में जाना जाता था, पहले भी इसे इसी रूप में जाना जाता था? तो इसका उत्तर है नहीं। अरे बच्चों क्या होगा, अच्छा ठीक ठीक ठीक, कोई बात, इसी रूप में, क्या पहले भी इसी रूप में इसको जानते थे? तो इसका उत्तर है नहीं। पहले ब्रह्मांड को यह माना जाता था, पहले जो यह माना जाता था कि जो हमारी पृथ्वी है, वह एक वही सबसे बड़ा पिंड है, वही सबसे बड़ा पिंड है, और जो पृथ्वी है यह ब्रह्मांड का केंद्र है। वह क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र। अब सोचिए कितना हम लोग गलत जानते थे। हमने अभी आपको क्या बताया, हमारी जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का भाग है, और सौर मंडल में एक तारा है सूर्य। ऐसे अरबों तारे हैं, अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा बोलते हैं, और करोड़ों आकाश गंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड बोलते हैं। इसका मतलब पृथ्वी बहुत छोटी है, लेकिन पहले क्या माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो सबसे बड़ा पिंड है, और यह ब्रह्मांड के केंद्र में है, यह ब्रह्मांड के क्या है? केंद्र में है। आगे चलकर फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। और यह जो बात है, ये दोनों ही बातें क्या हो गई? ये दोनों बातें आज के समय में क्या है? गलत है। आज के समय में गलत है। आज जो सही है वो ये है, आज जो सही है, यहां पर ऐसे लकीर के देता हूं ना, तो आज जो माना जाता है वो ये है कि जो हमारा सौर मंडल है, पूरा सौर मंडल, पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, सूर्य की तो बात, जो हमारा आज जो माना जाता है कि सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है, एक बहुत छोटा सा भाग है ना, बहुत छोटा सा भाग। इसका मतलब कि मान लो यह पूरा यूनिवर्स है, तो यह हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है, यह हमारा सोलर सिस्टम, और यह हो गया ब्रह्मांड। क्लियर? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
यहां पर बताइए, ये नोट्स खुद से बनाते चलिए, खुद से नोट्स बनाइए। भीम जी कह रहे सर शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, भैया यही शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है। मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूं, मैं लिख कर बता रहा हूं, ऐसे ही नोट करते चलिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको दोबारा कभी भी इसे दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर? हमने ये देखा, एक सेकेंड, चलिए यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, मेरे पास देखो यहां पर जगह खत्म हो गई थी, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड है वह अरबों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, अरबों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। ठीक, अब प्रश्न आएगा कि जब अरबों आकाश गंगाओं से मिलकर यह हमारा ब्रह्मांड बना है, तो आखिर जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है और हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल है, ये भी तो किसी आकाश गंगा का भाग होगा, ये भी तो किसी आकाश गंगा का भाग होगा। तो हमारी पृथ्वी और सौर मंडल जिस आकाश गंगा के भाग हैं उसका नाम है मंदाकिनी, उसका नाम है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी क्या है? हमारी आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा। अच्छा एक चीज और, आकाश गंगा को इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, तो वह बताएंगे कौन सा? मंदाकिनी। अब प्रश्न आएगा कि गैलेक्सी को कैसे इमेजिन करें, गैलेक्सी को कैसे इमेजिन करें। ठीक है, एक सेकंड मुझे दीजिए, ओके एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड, हमारे पास कोई ना कोई इमेज जरूर होगी। ओके ठीक है, ओके हाँ ये देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, एक सेकंड दीजिए मुझे, यहां पर क्या हम इसको देख पा रहे हैं? क्या ये कुछ उसी तरह है, ये क्या वो उसी तरह है जैसे हम दीपावली के समय क्या करते हैं? दीपावली के समय जो वो नहीं लेते हैं, एक पटाखा लेते हैं जिसमें हम आग लगा देते हैं, घूमने लगता है, चक्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे ही होता है ना। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है? ये आकाश गंगा है, गैलेक्सी है। गैलेक्सी क्या होता है? तारों का समूह। अब जो सभी तारे हैं वो चक्री क्रम में कुछ इस रूप में हमें व्यवस्थित दिखाई देते हैं, जो तारे हैं हमें इस रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात ये जो हमें छोटा सा, हमने एक आपको ये छोटा सा एरिया दिखाया, ये क्या है? करोड़ों तारों का समूह, इसको बोलते हैं गैलेक्सीज। अब जो ये गैलेक्सीज है इसमें क्या है? करोड़ों तारे हैं, अरबों तारे हैं। तो कोई यहां पर भी कोई तारा होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हमने कहा कि ऐसे करोड़ों आकाश गंगाएं हैं और इन करोड़ों आकाश गंगाओं से हमारा क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमारी आकाश गंगा कैसी दिखती है, तो इसी तरह से सर्पिल आकार। सर्पिल आकार का मतलब है जैसे चक्री नहीं होती है, उसमें कुछ जो है कि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ घूम रहा हो, जैसे हवा कई बार ऐसी घूमती हुई नजर आती है, कई बार पानी का जो भंवर है इसी तरह से घूमता आता है। जो चक्री आप चलाते हो दीपावली पर, वो उससे जो प्रकाश निकलता है तो घूमता हुआ ऐसा उत्पन्न करता है। अब ये जो आकाश गंगा है इसमें अरबों, यह जो आकाश, अरबों आकाश गंगाओं से ब्रह्मांड बना। और जो हमारी ये जितनी भी आकाश गंगा हैं, इन्हीं में से हमारी आकाश गंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। अब देखो, जो हमारी आकाश गंगा है वो भी कुछ ऐसी होगी। तो जब हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी है तो आखिर उसमें तो कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम होगा। तो बिल्कुल सही बात है, हमारी जो आकाश गंगा है मंदाकिनी, उसका एक भाग में यहां पर क्या लिखा है? तो जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम है गैलेक्सी। और गैलेक्सी का जो भाग, ठीक है, गैलेक्सी का जो भाग प्रकाशित दिखाई देता है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, इसका जो भाग, इसका मैं लिख देता हूं, इसका जो भाग है ना प्रकाशवान या फिर है ना प्रकाशवान या बहुत तेज आकार का,
या तेज मत लिखिए, चमकीले आकार का लिखते है ना, जो बहुत प्रकाशमान, ये ऐसी रखनी थी, जो बहुत प्रकाशमान नजर आता है उसको बोलते हैं मिल्की वे, उसको बोलते हैं मिल्की वे। तो मिल्की वे क्या है? हमारी जो आकाशगंगा है उसका वह भाग जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है और जिसके हम तारे देख पाते हैं। अर्थात हम जो तारे देख पा रहे हैं, क्या हम पूरे गैलेक्सी के तारे देख पाते? नहीं। जो हम, यह मैंने आपको कहा कि इस तरह से गैलेक्सी है, और गैलेक्सी का मान लो हमारा यहाँ पर पूरा सोलर सिस्टम है, तो हम जो देख पाते हैं वह यहीं की चीजें देख पाते हैं, पूरी गैलेक्सी भी हम नहीं देख पाते। तो जो हमारा सोलर सिस्टम, हम जिसको कहते हैं कि भैया हमने सोलर सिस्टम के विषय में जान लिया, इसका मतलब है अभी हमने बहुत कुछ कम जाना है। हम अब जब सोलर सिस्टम को जान गए हैं तो हम अब गैलेक्सीज को जानेंगे, और जब हम एक गैलेक्सी को जानेंगे जिसका नाम, हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है, तो हमें ऐसी और करोड़ों जो है कि गैलेक्सीज को जाननी होंगी, तब हम क्या करेंगे? ब्रह्मांड को समझ पाएंगे। क्लियर? यहां तक क्लियर? तो ये सभी चीजें क्लियर हो गई? सब लोग बता दीजिए, क्या यहां तक की सब चीजें क्लियर हो गई? एक बार बता दीजिए सब लोग। ठीक है, चले, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? सब लोग बताइए। राम वर्मा बारबंकी सर, जल्दी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आप लोगों का प्यार रहा तो जरूर, है ना, हालांकि आप में से बहुत से कम लोगों का सहयोग मिल पाता है। क्लियर? चलो, अब हम क्या करते हैं, हमने पहले पेज की चीजों को समझ लिया, पहले पेज को हमने समझ लिया, अगले पेज पर आ जाते हैं। एक भी पेज नहीं छोड़ूंगा और कहीं पर आपको कभी भी ये नहीं लगेगा सिर्फ मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। ये जितनी चीजें हमने बताई हैं, ये जितनी चीजें बताई हैं एनसीईआरटी में कहीं भी इनका जिक्र नहीं है। ये हमने आपकी टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए हमने एक्स्ट्रा दिया है। अब देखो, ठीक है, चूंकि देखो पहला पेज जो मैं था वो दिखा देता हूं। पहला पेज तो मैंने आपको पूरा दिखाया ही, ये देखिए, ठीक, ये पहला पेज हमारा हुआ। ठीक, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, बस ये मैंने ऐसे किया। अगले पेज पर जिनके पास एनसीईआरटी होगी वो देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगले पेज पर जब हम आएंगे, अगले पेज पर जब हम आएंगे तो इसमें हमें जो बात की गई है, आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रमा हमने देख लिया, चंद्रमा के विषय में जो संक्षिप्त, आगे चंद्रमा पर फिर से एनसीईआरटी बात करता है। अभी वो सिर्फ आपको टॉपिक से कनेक्ट कर रहा है, तो जैसे जैसे वो कनेक्ट कर रहा है मैं उसी तरह से आगे बढ़ूंगा। देखिए, यहां पर चंद्रमा के विषय में फिर से देख लीजिए। यहां पर फुल मून पूरा आप जो है कि क्या करेंगे, आप यहां पर चंद्रमा को देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चूंकि हमारी जो पृथ्वी है वह उसका चक्कर लगा रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये 2 चीजें हैं, ये 2 चीजें क्या हों, दोनों ही चीजें क्या करें, घूमें। अब यहां पर सूर्य है, सामने सूर्य है, तो क्या होगा, जो भाग सामने आएगा वही उसी पर प्रकाश पड़ेगा, और जिस पर प्रकाश पड़ेगा वही भाग दिखाई देगा, बाकी भाग दिखाई नहीं देगा। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर फुल मून दिखाया गया है, फुल मून अर्थात पूर्णिमा, और यहां पर न्यू मून, न्यू मून मतलब अमावस्या। यहां के बाद धीरे धीरे क्या होगा, फिर से यह जो है कि चंद्रमा अपना रूप ग्रहण करेगा। और यहां पर देख सकते हैं इसके बाद क्या होगा, फुल मून के बाद यह कंडीशन, ये जितने नाम हैं ध्यान दीजिएगा, ये हमने इसलिए लिया ताकि आपको पता चले। तो देखो यहां पर फुल मून के बाद ये कंडीशन, फिर ये कंडीशन, फिर ये कंडीशन, फिर ये कंडीशन। आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है ना, कि आखिर ये कौन सी अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है। यह जो स्टेटमेंट पूछा जाएगा आपसे वो ये पूछा जाएगा कि फुल मून के बाद जो न्यू मून बनता है उसके बीच कौन कौन से मून आते हैं, कौन कौन से मून आते हैं, ए वाले। ठीक है, ये चंद्रमा के यह रूप आएंगे, इनका क्या नाम है, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब चंद्रमा पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के बाद जब वह अमावस्या की स्थिति आएगी, उस बीच में चंद्रमा जो अपना आकार बदलता है उसका क्रम कौन सा है। तो ये पहला क्रम,
यह दूसरा क्रम, यह तीसरा क्रम। फिर इसी तरह से आपसे प्रश्न यहां पर भी पूछा जाएगा। प्रश्न यह पूछा जाएगा कि न्यू मून के बाद यह कौन सी कंडीशन, तो यह पहली कंडीशन, यह दूसरी कंडीशन, यह तीसरी कंडीशन, यही आपसे पूछा जाएगा। और क्यों यह बदल रहा है, क्योंकि यह जो हमारी पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा भी गति करता है। कैसे गति करता है, कितनी तेज से गति करता है, यह हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और देखो हमने आपसे ये कहा कि जितनी भी चीजें रात में दिखाई देती हैं चमकती हुई, उन सभी चमकती हुई चीजों को हम सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड बोलते हैं। तो यहां पर जो खगोलीय पिंड है वो आपको दिखाए गए हैं। अर्थात स्टार चूंकि चमकता है रात में, तो इसको हम जो है कि खगोलीय पिंड में रखेंगे। प्लैनेट्स, अगर कोई प्लैनेट, अब ध्यान देना, कोई प्लैनेट चमकता है कि नहीं, आगे पूरा प्लैनेट के विषय में आने वाला। तो कोई ग्रह अगर चमकता है तो उसके विषय में चंद्रमा चमकता है। अब देखो जो एस्टेरॉयड है या कॉमेट्स है, क्या ये भी चमकते हैं, क्या इन पर भी प्रकाश पड़ता है तो चमकते हैं कि नहीं, बिल्कुल चमकते हैं, तो इनको भी रखेंगे। आगे चल के इन सभी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्या है, खगोलीय पिंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो चंद्रमा की बात की गई है, और यहां पर ये बताया गया है कि देखिए जब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश में कुछ तारे क्या होते हैं, हमें ज्यादा प्रकाशवान दिखाई देते हैं, कुछ कम। तो इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए जब कोई भी क्या होगा, जितने भी तारे होते हैं तो तारों का जो आकार है वह क्या होता है, अलग अलग होता है। जो जितने भी तारे हैं सब में जो ऊष्मा की मात्रा है, ऊष्मा की जो मात्रा है वह अलग अलग है। सभी तारों का जो आंतरिक भाग है, वह आंतरिक जो भाग है वह एक जैसा नहीं होता, और जब एक जैसा नहीं होता तो इन्हीं कारणों की वजह से सभी तारे अलग अलग चमक रखते हैं। और जब चमक इनकी क्या है, अलग अलग है, तो इसके वजह से क्या होगा, ये अलग अलग अनुपात में प्रकाशित दिखाई देंगे। इसीलिए जब हम शाम को या रात को हम तारों को देखते हैं तो सभी तारे एक समान हमें चमकते हुए दिखाई नहीं देते। इसका एक और जो सबसे प्रमुख कारण है कि सभी जो तारे हैं वह एक ही दूरी पर नहीं है, एक ही दूरी पर नहीं है। अर्थात ये जो तारे हैं यह इनकी दूरी क्या है, अलग अलग है। दूरी क्या है, अलग अलग। और दूरी जब अलग अलग है तो इससे क्या होगा, आप खुद समझिए, आप खुद समझिए, एक हाइलोजन है और आपने उसको 100 मीटर दूर लगा दिया, तो उससे जो प्रकाश है वो आप तक, भले ही हाइलोजन है 1000 वाट का है, लेकिन इतना प्रकाश आप तक नहीं आएगा। लेकिन आप पास में ही 100 वाट का बल्ब लगा लोगे तो क्या होगा, ज्यादा चमकता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इसी 100 वाट के बल्ब को जो अपने पास लगाया आप हाइलोजन के पास लगा दोगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो तारे हैं इनके विषय में चीजें बताई, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये सब आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, एनसीईआरटी हमें यह कहता है कि जो हमारा आसमान है, ये देखिए वही पेज, सेकंड पेज है। ठीक है, ये जो हमारा आसमान है जिसको हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई इसी आसमान में हमारा एक चंद्रमा है जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसी आसमान में हमें टिमटिमाते हुए चमकते हुए पिंड नजर आते हैं जिनको हम तारे बोलते हैं। और ये जो तारे हैं इनका खुद का क्या है, एनर्जी है। और खुद की एनर्जी तारों की कैसे है, यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं। तो जो तारे होते हैं, जितने भी जो तारा है, जो स्टार है, इन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिर मैं यहां बता देता हूं, जितने भी तारे हैं उनके केंद्र में क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो इसी से क्या मिलता है, प्रकाश निकलता है, इसी से ऊष्मा निकलता है। जैसे हमारा जो सूर्य है उसके केंद्र में जब जाएंगे तो क्या होता है, एक प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में। जब हाइड्रोजन क्या होगा, हीलियम में कन्वर्ट होगा तो उससे क्या होगा, प्रकाश निकलेगा। जैसे एक लकड़ी है, उस लकड़ी में अभी कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन अगर उस लकड़ी को पर आप क्या करें, आग लगा दें तो उससे प्रकाश निकलने लगेगा। क्योंकि कुछ चीज क्या हो रही है, वह अपना रूप परिवर्तित कर रही है, वह जल रही है। ठीक इसी तरह से जितने भी तारे हैं उनके केंद्र में हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है। और हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय संलयन से
इस नाभिकीय संलयन से क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो जितने भी तारे हम देख रहे हैं सबकी जो नाभिकीय संलयन क्षमता है वह क्या होगी, अलग अलग होगी। नाभिकीय जो संलयन है ना, ये क्या होगा, अलग अलग दर से काम करेगा। और जब अलग अलग दर से काम करेगा तो ऊर्जा की मात्रा भी अलग अलग होगी और उससे प्रकाश प्राप्त होने वाला प्रकाश भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब जैसा कि हमने कहा कि हम जब आसमान को देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे पिंड हैं जो बहुत चमकते हुए नजर आएंगे और इसी में से एक है ध्रुव तारा। इसी में से एक तारा है ध्रुव तारा, एक पिंड है ध्रुव तारा। तो आप इसको देख सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या आप सब लोगों ने ज्योग्राफी के P/Q देखे हैं? क्या ज्योग्राफी के P/Q को देखा आप लोगों ने? मैं आपको एक वर्ष बताता हूं, हालांकि बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन आप 2012 है ना यूपीएससी प्रीलिम्स देखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखिएगा। तो उसमें आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है? उसमें ये पूछा गया है कि आप इस दिशा में उत्तर की ओर या फिर आप वहां प्रश्न पूछा गया है कि आप किसी स्थान पर खड़े हैं, उस स्थान पर जब आप उत्तर की ओर जब उस दिशा में जिधर आप खड़े हैं अपने सामने जब देखते हैं तो आपको एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है और वो जो चमकता हुआ तारा है वो आपको किस दिशा के विषय में बताता है? तो वहां पर उत्तर दिशा की बात थी। अब देखिए वो कैसे लिया इन्होंने, यहां पर एक इमेज दिया है आपकी किताब में, ये दोनों ही हमने, ये जो इमेज है हमने किताब से ली। अब जब किताब से आप देखते हैं तो आपने सुना होगा कि कुछ सप्त ऋषि होते हैं, 7 ऋषि आपने सुना होगा और आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे संकेतक तारे होते हैं जिनसे खींचते हुए आप अगर उत्तर की ओर देखें तो आपको एक चमकता हुआ पिंड दिखाई देगा, तारा दिखाई देगा। अब प्रश्न आएगा जैसे इसको क्यों दिया गया, पहले दिशा का निर्धारण कैसे होता था? कोई व्यक्ति कहीं खो जाए, उसको किस दिशा में जाना है, वो क्या करता था, इन संकेतक तारों से एक इमेज बनाता था, इन तारों को ढूंढता था। जिस दिशा में ये तारे मिल जाते थे वो समझ जाता था कि यह उत्तर में है। देखिए क्या हुआ यहाँ पर यह हुआ कि आपने आसमान देखा। अब आसमान आप देख रहे हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि आखिर उत्तर किधर है, इधर 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 किधर। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये जो संकेतक तारे हैं इनको ऐसे देखकर ऐसे इनको मिला दीजिए और जब आप इनको मिलाते हुए एक आपको दूर ऐसा चमकता हुआ पिंड नजर आए तो वह क्या होगा, ये जो पिंड है ये क्या है, एक तारा है, इसका नाम है ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा हमेशा क्या होता है, उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक चीज लिखा हुआ है अर्सा मेजर। ये अर्सा मेजर क्या है, यहां पर देखिए लिखा शब्द अर्सा मेजर। अर्सा मेजर कुछ भी नहीं है, ये दरअसल यह जो तारे हैं इन तारों के द्वारा बनाई गई एक आकृति। आप देख सकते हैं यहां पर एक निश्चित पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यह इसी पैटर्न को देखकर लोग पहले क्या करते थे, दिशा का पता लगाते थे कि भाई उत्तर किधर है, तो वो ध्रुव तारे को ढूंढते थे। तो ध्रुव जो तारा है यह एक नक्षत्र मंडल का पार्ट है। नक्षत्र मंडल क्या मतलब होता है, नक्षत्र जैसे उसमें आप देखते हैं कि ग्रह और तारों का कॉम्बिनेशन, कौन सा तारा कौन सा ग्रह कहां पर है, तो उसी के विषय में यहां पर बात की गई है। देखिए तो एनसीईआरटी क्या लिखता है उसको मैं आपको दिखा देता हूं। एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसको देखिए, एक सेकंड। एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसको देखिए, देख पा रहे हैं? ठीक है, क्लियर। तो देखिए रात्रि में आसमान की देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा, ये क्या है, तारों के समूह हैं, इनके द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां आपको दिखाई देती हैं। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो यही है कि अगर तारे किसी विशेष आकृति, अगर तारों के द्वारा, तारों के समूह के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर तारों के द्वारा, तारों अर्थात स्टार्स के द्वारा कोई विशिष्ट आकृति अगर बनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल, उसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। और इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जिसका नाम है अर्सा मेजर। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जिसका नाम है अर्सा मेजर।
अर्सा मेजर या फिर बिग बियर इसको बोलते हैं ना, अर्सा मेजर या फिर इसको बिग बियर बोलते हैं। और इसी अर्सा मेजर और बिग बियर का पार्ट कौन सा होता है? ध्रुव तारा। तो जो हमारा ध्रुव तारा है वह इसी का पार्ट है। क्लियर? जो हमारा ध्रुव तारा है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ध्रुव तारा जिस नक्षत्र मंडल के माध्यम से हमें पता चलता है उसका नाम क्या है? अर्सा मेजर। ठीक है, और ये क्या है? नक्षत्र मंडल है। आगे बढ़े। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा निर्धारण करने के लिए क्या करते थे? वह ध्रुव तारे के माध्यम से दिशा का निर्धारण करते थे। और ध्रुव तारा हमेशा आपको उत्तर की ओर दिखाई देगा, और वह ध्रुव तारा है कि नहीं वह कैसे कंफर्म करेंगे? इसके माध्यम से। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन समय में कोई तारा, वही तारा जिसको वो देख रहे हैं वो ध्रुव तारा है कि नहीं, वो कैसे कंफर्म करते रहे होंगे? तो आप कह सकते हैं वो उसके लिए कुछ संकेतक तारों का प्रयोग करते थे जो हमेशा एक निश्चित आकार में दिखाई देते थे। अर्थात जो तारे इस रूप में उनको दिखाई देते थे, जहां पर ये सभी तारे मिलकर एक नए तारे की ओर, एक चमकते हुए दूर एक तारे की ओर इंडिकेट करते थे, इन सबको संकेतक तारा बोला जाता था। और जहां पर यह आकृति मिल जाती थी तो उसमें उत्तर की ओर, उसमें सबसे दूर जो तारा दिखाई देता था वो उत्तर की दिशा की ओर होता था, और इसी से क्या होता है? दिशा का निर्धारण होता है। क्लियर? यहां पर क्लियर? तो हमने जो समझा वो क्या क्या है? जो हमने अभी तक समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि भाई यह एक सेकंड, हमने जो अभी तक समझ लिया वह यह है कि अरे भगवान क्या हो रहा है बच्चों? ये ठीक, हमने ये देखा कि हमारी पृथ्वी है, ठीक, और हमारी जो पृथ्वी है वह सौर मंडल का भाग है, सौर मंडल का भाग है। और जो सौर मंडल है वह किसी आकाश गंगा का भाग है, किसी आकाश गंगा का भाग है। और जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी के जिस हिस्से में यह हमारा सौर मंडल है उसको हमने नाम दिया मिल्की वे, उसको हमने नाम दिया मिल्की वे। अब जो आकाश गंगाएं हैं, जब अरबों की संख्या में यह आकाश गंगाएं, अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड बनाते हैं। अब जब हम इस सौर मंडल को हम देखते हैं तो इसमें जो हमें चमकते हुए पिंड दिखाई देंगे, चमकते हुए जो पिंड दिखाई देंगे, उन चमकते हुए पिंडों को हम बोलते हैं खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड। और इन्हीं खगोलीय पिंडों में से तारा भी है, और इन्हीं तारों में से एक तारा है ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा का जो पता लगाया जाता है वह किसके माध्यम से? अर्सा मेजर और नक्षत्र मंडल के माध्यम से। ये क्या है? एक नक्षत्र मंडल। क्लियर? यहां तक सब क्लियर है तो समझ लेना कि अच्छे से समझ रहे हो। और जितना आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाए, जैसे कुछ लोग आए क्लास में, है ना, और उनको लगा अरे बाप रे फैक्ट होगा और 2 घंटे में एनसीईआरटी खत्म। तो जो क्लास में छोड़ कर गए हैं, तो कहा जाता है, आपने कहावत सुना होगा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो वह कहावत आज आपको चरितार्थ होती दिखाई देगी। एक ऐसी ही आपने कहावत सुना होगा कि आपके सामने क्या है? हीरा पड़ा है और आप कोयले के चक्कर में पड़े रहते हो। इसका मतलब यह है कि आपके सामने जो चीज दिख रही है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, कुछ दूसरा ढूंढ रहे हो, और आपके दिमाग में जो ढूंढ रहे हो वो क्या है? कोयला है। तो जब मैं इतनी चीजें बता रहा हूं, इन सब चीजों को आप पढ़ते चलो। किसी ने कितनी भी गहराई से एनसीईआरटी पढ़ा होगा, आप आज ही चेक करना। ये जब क्लास खत्म हो जाएगी तो इसमें जितने चैप्टर हो जाएं या पूरी एनसीईआरटी हो जाए, तो जहां तक मैं बात कर लूंगा उसी तक आप क्या करना, जो है कि अन्य स्टूडेंट से बात करना, उन स्टूडेंट से बात करना जिन्होंने 2 लाख रुपए कोचिंग में दिया और कम से कम 1.5 से 2 साल रहकर 3 लाख रुपए क्या किया, उन्होंने रहने खाने पर खर्च किया। 5 लाख खर्च करके वो जितना जान पाए होंगे, आप देखना आप उससे ज्यादा जान जाओगे। लेकिन कब जान पाओगे? जब आप चीजों को समझोगे। हमने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है वह सौर मंडल का भाग है। तो ये जो सौर मंडल है इसमें क्या क्या है? ये जो सौर मंडल है इसमें एक सूर्य है और बाकी क्या है? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। प्रश्न आएगा कौन कौन से ग्रह? ये रहा हमारा सूर्य, ठीक है,
एक सेकंड दीजिए। ठीक, ये रहा हमारा सूर्य। अब सूर्य से जब हम इधर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले सूर्य के पास में जो हमें ग्रह दिखाई देता है, इसका नाम है मरकरी। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बुध। ठीक है, बुध। उसके बाद जो दूसरा ग्रह मिलेगा उसका नाम है वीनस अर्थात शुक्र। ठीक, अब ध्यान देना, जितने प्रश्न बनने वाले हैं सब इसी इमेज से बन जाएंगे, बस ध्यान से देखिएगा। फिर अगला जो हमें प्लेनेट मिलेगा वह हमारी खुद की पृथ्वी, उसके बाद मिलेगा हमें मंगल, उसके बाद मिलेगा हमें जुपिटर। अब ध्यान देना, मंगल को छोटा दिखाया गया है और यहाँ पर पृथ्वी और इसको बड़ा दिखाया गया। फिर इसके बाद देखेंगे तो आपको बड़े आकार के पिंड दिखाई देंगे, जुपिटर अर्थात बृहस्पति। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ग्रह मिलेगा शनि, और फिर मिलेगा यूरेनस अर्थात अरुण, और फिर मिलेगा आपको वरुण। ठीक, एक और ग्रह होता था जिसका नाम था प्लूटो, उसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि ये जो सोलर सिस्टम का भाग है उसको फॉलो नहीं करता था। जैसे हम आपसे कहें कि भैया आईएएस की तैयारी करने के लिए जो पहली प्राइमरी शर्त है वह ये है कि हमारा दिमाग इतना विकसित हो जाए कि हम आईएएस की चीज़ों को समझ सकें, अर्थात हम समझ सकें कि हमें पढ़ना क्या है। स्वाभाविक है, कोई बच्चा है उसको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना होता है, तो क्या करेगा? इधर कूदेगा उधर कूदेगा। लेकिन अगर आप इतने मैच्योर हो गए हो कि आपको ये पता चल जाए कि भाई कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और उसको किस गहराई में हमें पढ़ना है ना, तो ये क्या है? एक सिस्टम। अब जो इस सिस्टम को फॉलो कर लेगा वह क्या बन जाएगा? स्टार बन जाएगा। जो नहीं फॉलो करेगा वह क्या हो जाएगा? वह इस सिस्टम से बाहर हो जाएगा। तो जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते उन्होंने क्या किया? वह सिस्टम का पार्ट नहीं बने। इसी तरह से यहाँ पर एक प्लूटो नाम का ग्रह था। वह क्या करता था? ये जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वह क्या होती है? 365 दिन में, है ना, सूर्य का एक चक्कर क्या करती है? लगा लेती है। आपने ही सुना होगा। अब 365 दिन में जब ये सूर्य का एक चक्कर लगाएगी, चक्कर मतलब परिक्रमा जब लगा लेगी, तो इसका मतलब है एक निश्चित रूट पर ही बढ़ेगी। हर साल 365 दिन में ही पृथ्वी क्यों सूर्य का एक चक्कर लगाती है? क्योंकि एक निश्चित ट्रैक है। जैसे आप क्या करते हो? रनिंग करने जाते हो, तो रनिंग करने जाते हो तो आपसे कोई बोलता है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। आप वह जो रनिंग पे जब आप उस ट्रैक पर दौड़ते हो तो आपको पता है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो आप जब उसी गोले में घूमते हो, दौड़ते हो, तो आप एक ट्रैक को फॉलो करते हो। ठीक इसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है वह क्या करती है? एक निश्चित ट्रैक पर गति करती है, और जितने अन्य पिंड हैं ये भी एक निश्चित ट्रैक पर गति करते हैं, और निश्चित ट्रैक पर गति करने के कारण ही यह एक सिस्टम का पार्ट बने हुए हैं। लेकिन जो प्लूटो था वह क्या करता था? कभी इसके, जैसे कोई दौड़ता हुआ आदमी ऐसे दौड़ रहा, उसकी लाइन ऐसे से मुड़ी है, जैसे यहां पर लीजिए, है ना, ये कुछ लोगों को दौड़ने का ट्रैक है ना, दौड़ने का, तो सबको दौड़ना है। अब मालूम चलिए आला आदमी इसको ऐसे दौड़ना चाहिए था, इसमें घुसाया, फिर इसको लगा नहीं मैं इस पे दौड़ूंगा, फिर इसको लगा इसमें दौड़ूंगा, तो इस तरह से क्या होगा? ये आदमी तो कोई ट्रैक, कोई सिस्टम फॉलो कर नहीं रहा, तो इसको क्या कर दिया जाए बाहर कि तुम क्या करो? पहले दौड़ना सीखो। तो इसी तरह से जो प्लूटो था उसको क्या किया जा चुका है? बाहर किया जा चुका है। अब देखिए, तो हम समझ पाए आखिर ये क्या है? ये जितने भी ग्रह हैं। अब इसमें लिखा गया है कि जो ग्रह हैं, एक सेकेंड, ठीक है, एनसीईआरटी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से। तो एक सेकेंड, यहां पर है ना, ऐसे पिंड जो आकार में बड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आकार में बड़े हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनके पास स्वयं की ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अर्थात प्रकाश के लिए क्या करते हैं? सूर्य पर निर्भर हैं, तो इनको बोलते हैं
ऐसे पिंडों को बोलते हैं ग्रह। क्लियर? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेट। तो प्लेनेट का मतलब क्या है? ऐसे पिंड जो क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान यह वो एक निश्चित ट्रैक को फॉलो करते हैं। तो इस समय अगर हम देखें तो जो प्लेनेट है, अच्छा ये जो प्लेनेट है, यह जो शब्द आया था ये कहां से आया है? यह ग्रीक भाषा के, यह ग्रीक, इसको हिंदी में अगर देवनागरी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे ना, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड, प्लेनेट है ना, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से आया है ना, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से आया, ठीक, प्लेनेटाई। और इस प्लेनेटाई का से आया तो इसका कोई क्या होगा? अर्थ होगा। तो इसका जो अर्थ होता है वह है चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। और चारों ओर घूमने वाला किसका? किसी एक ऑब्जेक्ट का, सूर्य के, सूर्य के चारों ओर, ठीक। तो यहां से शब्द आया, और इस तरह से जो है कि जो भी प्लेनेट सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और एक निश्चित ट्रैक को फॉलो करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। और अभी जो हमारे पास ग्रहों की संख्या है, ग्रहों की जो संख्या है वह कितनी है? 8 है, ठीक है, यहां तक हमने क्लियर। तो हमें जो ग्रहों की संख्या मिलेगी वो कितनी है? 8 है। नोट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? नोट कर रहे हैं कि नहीं? आप सब लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं भैया? एक सेकंड दीजिएगा, ठीक ठीक। अब देखिए, अभी जो ग्रहों का निर्माण है, यह ग्रहों का जो निर्माण है ये कब हुआ होगा? तो ग्रहों के निर्माण के विषय में बताया जाता है कि इसका निर्माण, ग्रहों का निर्माण 4.5 से लेकर 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ होगा। तो जितने भी हमें ग्रह देखने को मिलते हैं, इनकी उत्पत्ति कब हुई होगी? यह 4.5 से लेकर 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई होगी। अब ये जो ग्रहों की संख्या है, हमने बोला ये संख्या क्या है? 8। इन 8 ग्रहों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, और ये आंतरिक ग्रहों की संख्या 4, ठीक है। बाकी बचे हुए जो ग्रह हैं इनको क्या बोलेंगे? बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, और इनकी संख्या भी क्या है? 4। अब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो देखो यहां से 1 2 3 4, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह में आएंगे आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसमें कौन से आएंगे? यहां पर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर? ये ग्रह आएंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी हम लिख लेते हैं ताकि बार बार ये हमारा रिवीजन हो जाए। तो यह जो ग्रह हैं, ठीक, ये वाले, ठीक, ये जो, इन्हीं को बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह। अच्छा, इन आंतरिक ग्रहों को देखेंगे तो इनका आकार क्या है? छोटा। आकार क्या है? छोटा। और यह जो ग्रह हैं इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। और जो बाह्य ग्रह हैं इनका आकार क्या है? इनका आकार क्या है? बड़ा। क्लियर? यहां तक क्लियर? सब लोग बताइए, यहां तक क्लियर? राम सीताराम। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दो, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। ये एनसीईआरटी तो करवा रहे हैं, और क्या करवा रहे हैं? क्लास 6 से ही तो करवा रहे हैं। क्लियर? यहां पर, यहां तक क्लियर? गुड।
समझते चलना, कोई चीज हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हमने देखा, ग्रहों की हमने परिभाषा को समझने का प्रयास किया, ठीक। चलिए अब देखिए, यहां पर एनसीईआरटी ने क्या किया है, आपके लिए एक पेज दिया है। ये देखिए एनसीईआरटी ने यहां पर पेज दिया है, ये हमने एनसीईआरटी से ही लिया है, तो इसका हम सोर्स भी एनसीईआरटी को दे देते हैं, है ना। इसका जो क्रेडिट है वो कहां किसको जाता है, एनसीईआरटी को, ठीक। यहां पर आइए, अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है सूर्य, ठीक है, ये रहा सूर्य, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इन्हीं ग्रहों को हमने यहां तक के इस भाग को क्या बोला, यहां पर आने वाले ग्रहों को, या इसको ऐसे कर देते हैं, एक सेकेंड, हाँ, हम इसको क्या कर देते हैं, इन्हीं ग्रहों को हमने क्या बोला, ये आंतरिक ग्रह है, ये आंतरिक ग्रह, और ये क्या है, ये हमारे बाह्य ग्रह हैं, है ना, बाहरी ग्रह। अब देखिए इन आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच में आपको मिलेंगे क्षुद्र ग्रह, है ना, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉयड, है ना, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का मतलब ऐसे ग्रह जिनका आकार क्या है, छोटा, जिनका आकार क्या है, बहुत छोटा है, तो ये क्षुद्र ग्रह। और ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, यह एक बेल्ट में पाए जाते हैं, बेल्ट अर्थात एक निश्चित एरिया में पाए जाते हैं, एक निश्चित एरिया या क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यह जो जहां पर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी, है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो पिंड जो है कि ग्रहों के बीच में, यहां पर ध्यान दीजिए, ये है आपका मंगल और ये है बृहस्पति। इसी चीज को यूपीएससी ने जब पूछ लिया था पेपर में कि किन दो ग्रहों के बीच में यह क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, तो लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा अरे ये क्या आ गया, हमने क्षुद्र ग्रह तो पढ़ा लेकिन जो है कि बेल्ट को नहीं पढ़ा। तो यहां पर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के विषय में बताया गया। तो जहां पर आंतरिक ग्रह समाप्त होते हैं और जिसके बाद जो आउटर प्लेनेट हैं अर्थात जो बड़े आकार के पिंड हैं शुरू होते हैं, उनके बीच में यह जो क्षेत्र है एक बेल्ट है, इसी को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एनसीईआरटी ने कुछ आपकी जो है कि जानकारी को बढ़ाने का प्रयास किया है। जो यहां पर है वो हमने ऐसे ही ले लिया है। देखिए बुध के विषय में एनसीईआरटी जानकारी देता है, मैं आपको सभी पिंडों के विषय में बताऊंगा, अभी ध्यान दीजिएगा, हमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है। तो देखिए बुध के विषय में सूर्य के चारों ओर की एक परिक्रमा कितने दिन में करता है, 88 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 59 डेज में। अब ये दोनों अलग चीज है ना। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना का मतलब है कि जैसे मान लो आप परिक्रमा जब शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है, आप किसी दूसरी चीज का चक्कर लगा रहे हैं। जैसे आप कहते हैं कि भैया हम गोवर्धन परिक्रमा करने जाएंगे, आप कहते हैं आप किसी मंदिर की परिक्रमा करने जाएंगे, या किसी भी धार्मिक स्थान या किसी चीज की परिक्रमा। तो परिक्रमा का मतलब वो होता है कि किसी चीज के चारों ओर घूमना। तो यह जो सभी प्लेनेट हैं यह सूर्य के चारों ओर घूमने में अलग अलग समय लेंगे। क्यों अलग लेंगे, आप ध्यान दीजिए, यह जो बुध है यह क्या है, सूर्य के पास में है, तो इसको छोटा ट्रैक ही फॉलो करना होगा। उसकी तुलना में जो शुक्र है उसको ज्यादा बड़ा एरिया फॉलो कर, जो बड़ा ट्रैक है वो फॉलो करना होगा। और यह जो आप देख सकते हैं यह क्या करेगा, ऐसे बड़े आकार में जब इसको सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो इसको क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, इसको क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। तो सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमा के संदर्भ में देखें तो बुध को 88 दिन, और अपनी अक्ष पर, अपने अक्ष का मतलब यह है कि आप इसको समझने के लट्टू आपने देखा होगा, बहुत से हो सकता है आप में से बच्चे ऐसे हों जिन्होंने लट्टू देखा ही नहीं हो। पहले लट्टू आता था, उसको क्या होता था, ऐसे धागे से बांधा जाता था, ऐसे फेंका जाता था। वो क्या करता था, अपने उस पिन पर नुक जो पिन लगी होती थी, कील लगी होती थी, कांटी लगी होती थी, उस पर घूमता था और साथ ही साथ ऐसे भी घूमता था, ठीक
ठीक इसी तरह से अगर यह जितने भी पिंड हैं ये क्या कर रहे हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं और अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं। जैसे हमारी पृथ्वी अपने जैसे हम देखें अक्ष पर क्या होता है, 24 घंटे में घूम जाती है पृथ्वी, तभी तो दिन रात होता है। और पृथ्वी एक काम और कर रही है, वह सूर्य के चारों ओर भी क्या कर रही है, एक गति कर रही है। तो जब सूर्य के चारों ओर गति करे इसको परिक्रमा, और जो अपने अक्ष पर वह क्या करे 24 घंटे में घूम जा रही है, तो इसको बोलते हैं घूर्णन। तो अब देखिए आपसे जो पूछा जाएगा कि भाई सबसे कम समय में या सबसे अधिक समय में कौन जो है कि परिक्रमा करता है, कौन घूर्णन करता है, उसको देख लीजिए। तो बुध का जो परिक्रमण काल है वह 88 दिन और घूर्णन है 59 डेज। परिक्रमण चूंकि सबसे इसका छोटा है, ये सबको याद होता है, लेकिन जो आपसे पूछा जाएगा वो कि अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना दिन लेता है, तो 59 डेज। जो हमारी पृथ्वी है, देखिए कहाँ है हमारी पृथ्वी, हाँ, तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए कितना लेती है समय, 1 दिन। जबकि यह जो बुध है यह अपने अक्ष पर ही घूमने के लिए 59 डेज लेता है। वहीं शुक्र देखें तो वह परिक्रमा करने में 255 दिन और अपने अक्ष पर घूमने में 243 डेज, है ना। इसी तरह से मंगल को देखें तो यह क्या करता है, परिक्रमा करने में 687 डेज। वहीं ध्यान दो अपने अक्ष पर घूर्णन करने में ये क्या करता है, 1 दिन लेता है। अब यहां पर जो मुझे बताना था, आई होप आप आ गए होंगे। अगर आपसे पूछ ही लिया जाए कि अपने अक्ष पर कौन से 2 ग्रह समान समय लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 1 दिन में और जो मंगल है वह भी अपने अक्ष पर 1 दिन में घूम जाता है। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो बुध है वो 88 दिन में परिक्रमा करता है लेकिन अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है, तो 59 डेज में। शुक्र के विषय में भी आपको ये जो डेटा है, देखो मैं चाहता तो इस डेटा को भी स्किप कर सकता था, लेकिन यहां पर एनसीईआरटी ने डेटा दे दिया, इसका मतलब आज नहीं तो कल प्रश्न बनना ही बनना है, क्योंकि इस एनसीईआरटी से एक नहीं 20 बार प्रीलिम्स में प्रश्न बन चुके हैं, 20 बार सिर्फ इस क्लास 6 के एनसीईआरटी से। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा हमने कि जो हमारा अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि है वह पृथ्वी और मंगल की 1 है। अब ध्यान दो, यहां पर लिखा है चंद्रमा की संख्या 1 और यहां पर लिखा है चंद्रमा की संख्या 2। किसके, मंगल के विषय में प्रश्न आएगा जो है कि क्या मंगल का भी चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब है उपग्रह, यहां पर चंद्रमा का मतलब क्या है, उपग्रह। तो उपग्रह क्या होता है, ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करे, किसी ग्रह की परिक्रमा करे, तो उसको क्या बोलते हैं, उपग्रह। ये जो उपग्रह होते हैं, जैसे आप देखते होंगे हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम उपग्रह बनाते हैं, है ना। तो जो कृत्रिम उपग्रह बनाते हैं हम उसको सैटेलाइट के माध्यम से छोड़ते हैं और वो निश्चित ट्रैक को फॉलो करता है और उसके माध्यम से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। इसी तरह से जो प्राकृतिक उपग्रह हैं, जैसे कि हमारा चंद्रमा, तो चंद्रमा हमारा उपग्रह है। इसी तरह से मंगल के 2 चंद्रमा है, इसका मतलब 2 उपग्रह है। अब आपको यह बताना है कि चंद्रमा के 2 उपग्रह कौन से हैं, कमेंट में बताइएगा। चंद्रमा के 2 उपग्रहों का नाम क्या है वो आपको बताना है। कोई बता देगा, आप में से कोई बता देगा? जस्ट यूपीएससी कह रहे हैं फोबोस और डीमोस। अच्छा, फोबोस डीमोस, वेरी गुड, फोबोस और डीमोस। अच्छा ओके, ठीक, चल इसकी मतलब आपको जानकारी। अगले ग्रह पर अब देखते हैं, थोड़ा सा और डेटा देख लेते हैं बृहस्पति के विषय में। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, 11 साल 11 महीने और लगभग 11 साल और जो है कि 11 महीने, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 12 साल, है ना। 12 साल, सोचिए 12 साल में एक चक्कर ये लगा पाता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन ये 9 घंटे 56 मिनट और की समय में ही कर लेता है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, जो बृहस्पति का परिक्रमण काल है वो बहुत बड़ा है। वहीं ध्यान दीजिएगा अपने अक्ष पर ये घूर्णन क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट में कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बड़ा सा जो पिंड है, कहां गया बृहस्पति, ये रहा, ये बड़ा सा पिंड सोचो कितनी तीव्र गति से घूमता होगा, नहीं तभी तो क्या करता है 9 घंटे 56 मिनट में कर लेता है। और इसके चंद्रमा की संख्या ध्यान देना, अब देखो
आप जब मैगजीन पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो उसमें जो उपग्रहों की संख्या है वह बढ़ी हुई मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो है अभी आपके लिए उपग्रहों की संख्या जब भी कोई पूछे तो देखो सबसे विश्वसनीय स्रोत होता है एनसीईआरटी। मतलब कोई अगर आपसे कोई फैक्ट पूछे और उसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, यूपीएससी ने कोई प्रश्न पूछा, उसमें कोई फैक्ट पूछा और उसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी होगी, तो सही क्या माना जाएगा? एनसीईआरटी। तो अभी ध्यान दीजिएगा, इसके चंद्रमा अर्थात उपग्रहों की संख्या मात्र इसमें 16 बताई गई है, ठीक है। उसके बाद शनि, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में, अपने अक्ष पर घूर्णन सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे 40 मिनट में, और चंद्रमा की संख्या यहां पर कितनी बताई गई है? 30। आगे बढ़िए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 84 साल में यूरेनस लगाता है। अब बताओ अच्छा आपसे देखो प्रश्न क्या पूछा जाएगा। भारत का जीवन प्रत्याशा, भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा या विश्व के लोगों की जीवन प्रत्याशा बताइए। विश्व के लोगों का औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? एक लोग पूछ रहे हैं सर भैया क्लास 6 से 12 तक कराएंगे, बीमार आदमी को कितना परेशान करते हो रे भैया, कितना परेशान करो। कराएंगे कराएंगे। सेशन को आप लोग लाइक नहीं करो बच्चों, एक मिनट पानी पी लेना दो। मैंने आपसे पहले ही बोला था भैया कि अगर आज थोड़ा सा एनर्जी कम लेके, है ना, पता है इतना है हमारा भी टेम्परेचर इतना है, हम इस पानी को ऐसे पकड़े रहें तो पानी गर्म हो जाए ऐसा लग रहा है, इतना बुखार है। सोचो इतने बुखार पर। अच्छा एक चीज़ समझने ध्यान दीजिएगा, क्या हमने कहीं क्वालिटी गिराई? क्या हमने समझाने का अनुपात कहीं कम रखा कहीं कम नहीं रखा ना? तो फिर आपका प्यार क्यों कम हो रहा है? आप लोगों का सहयोग क्यों कम हो रहा है? आप लोग क्यों नहीं सेशन को शेयर कर ले रहे हैं? सर दवा ले लीजिए। अरे बच्चे बहुत दवा खा पाया हूँ, बहुत खा लिया हूँ, बहुत दवा खा पाया हूँ। चलो आ जाओ। अब देखिए हमने आपसे पूछा कि जीवन प्रत्याशा क्या है। यहां पर ध्यान दीजिए, आपसे जो प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल व्यक्ति के जीवन के लगभग बराबर होता है। तो एक औसतन व्यक्ति कितना माना जाता है? 75 से 80 साल जिएगा। ये देख लो 84 साल में एक परिक्रमा लगाता है। इसका मतलब है कि आज जो बच्चा जन्म लेने वाला है, जब वह क्या होगा, बूढ़ा होकर मरेगा, जब वह बूढ़ा होकर मरेगा तब तक यह क्या होगा, एक चक्कर लगा पाएगा, ठीक है। वो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है ये काफी कम समय में कर लेता है ना, तो 17 घंटे 14 मिनट में ही कर लेता है। इसके जो उपग्रहों की संख्या बताई गई है वह 17 है। फिर उसके बाद आते हैं नेपच्यून अर्थात वरुण, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 साल में, यहां पर देख सकते हो लगभग डबल हो गया है ना। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट और चंद्रमा की संख्या है 8। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सूर्य से, ध्यान दीजिएगा, सूर्य से बाहर की ओर जाने पर अंतिम जो ग्रह वो कौन सा होगा, वह होगा नेपच्यून। उसके उपग्रहों अर्थात सैटेलाइट की संख्या कितनी है? तो एनसीईआरटी कितना बताती? 8। क्या हमें यहां तक समझ पाए? क्या हम यहां तक समझ पाए? अब देखिए, अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले पहले जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो सूर्य के विषय में, ठीक है, या ऐसा करिए चंद्रमा के विषय में बता देते हैं ना। यहाँ उपग्रहों की बात हो रही थी तो उपग्रह में हम चंद्रमा के विषय में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चंद्रमा,
अब चंद्रमा का जो निर्माण है ये पूछा जाता है कैसे हुआ, चंद्रमा का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। तो पहले ये माना जाता था, ध्यान दीजिए, इसके निर्माण को लेकर दो जो है कि संकल्पनाएं। पहले ये माना जाता था कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का ही भाग था, पृथ्वी का ही भाग था, और घूमती हुई पृथ्वी से टूटकर जो चंद्रमा है वह चला गया। और यह भी कहा गया कि जहां से चंद्रमा टूटा वहीं पर क्या है, प्रशांत महासागर, अर्थात प्रशांत महासागर के गड्ढे का कारण क्या बताया गया, प्रशांत महासागर के गड्ढे का कारण बताया गया कि भैया गड्ढा बना कैसे। तो कहा गया कि भैया ये वाला जो भाग, ये जो चंद्रमा है ना, ये प्रशांत महासागर यहीं से टूटकर गया हुआ है। वहीं जो अभी आधुनिक समय काल में माना जाता है, इसको बोलते हैं द बिग स्प्लैट, द बिग स्प्लैट, इसको बोलते हैं द बिग स्प्लैट, है ना। यह कहता है कि जब, ध्यान दीजिएगा, आज से लगभग 4.4 अरब वर्ष पूर्व, ठीक, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, लगभग आज से 4.4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी से, एक ध्यान दें, थोड़ा सा इसको सही कर दे रहा हूं मैं, एक सेकेंड, पृथ्वी से मंगल के आकार का एक पिंड क्या हुआ, टकराया, और इसके वजह से पृथ्वी का एक भाग टूटकर पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर इसी पृथ्वी का परिक्रमा करने लगा। तो दो है। तो आज के समय में जो अभी हमें मान्य है वह है द बिग स्प्लिट। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि द बिग स्प्लिट की जो थ्योरी है वह किसके निर्माण से संबंधित है, तो बताइएगा चंद्रमा। क्या हुआ था इसमें कि अभी जब सभी ग्रह बन ही रहे थे, ग्रहों का निर्माण काल हमने क्या बताया था, ग्रहों का निर्माण काल इससे पहले अभी कुछ देर पहले हमने क्या बताया था, कब हुआ था, 4.5 से लेकर 4.6 वर्ष पूर्व। तो उसी समय जब हमारे सब ग्रह बन रहे थे, ग्रहों के बनने की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय जो है कि जो हमारी पृथ्वी है वो घूम रही थी, और घूमती हुई पृथ्वी पर एक पिंड आकर टकरा गया। जैसे आप कोई चीज बहुत तीव्र गति से घूम रही हो, उस पर थोड़ा सा झटका मार दो, टूटकर कोई चीज क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। आपने देखा होगा कि आपसे बोला जाता है कि भाई आप जब भी गाड़ी चलाइए धीमी गति से चलाइए। क्यों धीमी गति से चलाइए? क्योंकि तीव्र गति में थोड़ा सा भी झटका क्या करेगा, किसी हिस्से को तोड़ सकता। इसी तरह से जब 4.4 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी बहुत बन रही थी, बनने का प्रक्रिया चल रहा था, उसी समय मंगल के आकार का, मंगल जो प्लेनेट है देख लीजिए कहां गया, मार्स के आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया और टूटकर क्या हो गया, इसी की परिक्रमा करने लगा, और इस तरह से क्या हुआ, चंद्रमा का निर्माण हुआ। क्लियर? तो क्या हम इसके विषय में समझ गए? अब थोड़ा सा यहीं पर हम सूर्य के विषय में भी समझ लेते हैं। अब इस सूर्य के विषय में भी यहां पर समझ लेते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं, ध्यान देना, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एनसीईआरटी पढ़कर जब जाओ तो आपको लगे कि हाँ सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, ये जितनी चीजें बता रहा हूं एनसीईआरटी में ढूंढ लेना, आप बड़ी बड़ी किताबों में ढूंढ लेना, ठीक है। तो हमने कहा अब हम बात कर लेते हैं सूर्य के विषय में। सूर्य, तो सूर्य जैसा कि हमने कहा ये क्या है, हमारे सौर मंडल का ये तारा है। इसके पास क्या है, इसके पास प्रकाश है,
प्रकाश है और इसके पास ऊष्मा है। ये प्रकाश और ऊष्मा कैसे आ रही होगी? क्योंकि इसके जो केंद्र में, इसके केंद्र में क्या हो रहा होगा? हाइड्रोजन। इसके केंद्र में क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में कन्वर्ट होता है। इसके केंद्र में हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में कन्वर्ट होता है। और इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन की क्रिया। और नाभिकीय संलयन की क्रिया से ही क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त। और यह ऊर्जा मुक्त होकर केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, केंद्र से क्या करेगी? बाहर की ओर आएगी और फिर यह बाकी अन्य ग्रहों तक किरणों के माध्यम से, अर्थात रेडियो किरणों के माध्यम से यह क्या होता है? एनर्जी पहुंचती है। क्लियर? क्लियर? अब यह जो सूर्य है, इसका जो व्यास है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो व्यास है वह 13.84 लाख किलोमीटर। समझ सकते हैं इसका आकार कितना बड़ा होगा। तो इसका जो व्यास है 13.84 लाख किलोमीटर है। इसका जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है, केंद्र का जो तापमान, केंद्र का जो तापमान है वह लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। आप ध्यान देना, 1 मिलियन बराबर होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक, यह जो इसका जो केंद्र है, यहां पर जो सूर्य है, इसका अगर हम द्रव्यमान देखें, द्रव्यमान का मतलब भार इसका देखें, तो इसके भार में जो सबसे ज्यादा योगदान होता है वह होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वह कितना है? लगभग 70%। उसके बाद जिसका स्थान आता है वह है हीलियम, और यह है 28%। यह है 28%। तो जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर सूर्य के द्रव्यमान का जो मुख्य भाग है वह किससे प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। अब देखो, हाइड्रोजन इतना ज्यादा है, इसीलिए क्या होता है? इसका नाभिकीय संलयन होता रहता है। ठीक है, ये जो सूर्य है, यह जो सूर्य है, यह अपने अक्ष पर, यह जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसा हम बोलते हैं अक्ष पर, है ना। तो सूर्य अपने अक्ष पर क्या करता है? 7.25 डिग्री का कोण बनाता है, डिग्री का कोण। ये कुछ वो फैक्ट हैं जो आपको जानने ही चाहिए, इसलिए मैं इनको बता दे रहा हूं। ठीक है, जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है, जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है वह क्या है? पृथ्वी से 28 गुना है। वह सूर्य वो क्या है? 28 गुना अधिक है। सूर्य के जो धरातल, सूर्य का धरातल, जैसे हम कहें, देखो हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है, तो ऊपर का जो भाग है हम इसको क्या कहेंगे? पृथ्वी का धरातल, जो भाग हमें दिखाई दे रहा। तो सूर्य का जो धरातल होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, केंद्र का जो टेम्परेचर है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और वहीं जो सूर्य के धरातल का टेम्परेचर है वो कितना है? इतना। क्लियर? अब यहां पर एक चीज और, चूंकि इसके केंद्र का तापमान, चूंकि केंद्र का जो तापमान है, जो केंद्र का तापमान है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, इसी के कारण यहां पर ऊष्मा, हीट क्या हो जाती है?
हीट बहुत ज़्यादा, और हीट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एक पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चौथी अवस्था क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तीन जो अवस्थाएं हैं वह क्या है, ठोस, द्रव और गैस। तो उसके अलावा जो चौथी अवस्था आपको देखने को मिलेगी वह ये है। क्लियर? अब चल, क्लियर? चल, तो अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हम जब सूर्य को देख रहे हैं, यहां पर आइए फिर से, तो यहां पर हमें कोर दिखा, और कोर के बाद ध्यान दीजिएगा आपसे जो पूछा जाएगा, कोर यहां पर है, कोर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कोर से जब ऊर्जा चलेगी, टेम्परेचर बाहर की ओर जाएगा, तो किससे होकर जाएगा, वह जाएगा रेडिएटिव जोन से होकर, रेडिएटिव जोन। और यह जो रेडिएटिव जोन है इसको बोलते हैं हिंदी में विकिरण मेखला, इसको बोलते हैं विकिरण मेखला। तो कोर से बाहर क्या है, विकिरण मेखला। यहां से विकिरण का मतलब क्या होता है, जैसे रेडिएशन का जाना, यहां पर क्या है, रेडिएटिव जोन, जहां से रेडिएशन होकर आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो फिर आगे की ओर फिर से एक जोन मिलेगा, इसको बोलते हैं हिंदी में संवहनीय मेखला, संवहनीय मेखला। और जब बाहर की ओर आप आ जाएंगे, जब आप बाहर की ओर आ जाएंगे तो आप देखिए संवहनीय मेखला से बाहर की ओर जो परत मिलती है वो है फोटोस्फीयर, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, तो फोटोस्फीयर कहां पर है, बाहरी साइड में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चले, तो आई होप इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इतने से काम आपका चल जाएगा। बाकी चूंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी है, आगे हम लोग और इसको बढ़ाते रहेंगे, है ना। चल, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए। ठीक है, अरे बच्चों मान जाओ, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, एक बार सेशन को शेयर कर लो बच्चों। ठीक, अब आते हैं फिर से, हम आते हैं ग्रहों पर, ग्रहों पर। ठीक, तो हमने क्या देखा, चलिए यहां पर आइए। तो हमने ये देखा कि भैया हमारे पास क्या है, ये क्या हो गया, ठीक है, हमने ये देखा कि हमारे पास क्या है, एक सूर्य है, और इस सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। और इन ग्रहों में हमने देखा बुध, शुक्र, हमने पृथ्वी, मंगल, हमने बृहस्पति, और इन सब ग्रहों को देखा। इन ग्रहों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह जो ग्रह है वह है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा, अरे रुक जाओ, पृथ्वी, तो पृथ्वी जैसा कि हमने देखा सूर्य से दूरी के क्रम में, तो पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, अर्थात तीसरा है, इसका जो क्रम है तीसरा है। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के यह जो अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में, तो अपने अक्ष पर घूर्णन यह एक दिन में, और परिक्रमा किसकी करती है, सूर्य की, 365 दिन में। अब ये जो हमारी पृथ्वी है, इसकी विशेषता ये है, इसकी जो विशेषता यह है कि यहां पर वायुमंडल पाया जाता है। और वायुमंडल में कौन सा वायुमंडल, जहां पर जीवन है, जहां पर जीवन है, और इसी के कारण यहां पर जीवन संभव हो पाया है। तो इस समय हमारा जो सौर मंडल का
एकमात्र जीवन वाला प्लेनेट। क्लियर? कहां पर? कौन सा? पृथ्वी। इसको हम लोग ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। इसको ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर है, आपको मिलेगा हरियाली। हरियाली का मतलब यह है कि यहां पर पेड़ पौधे हैं, यहां पर पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण करके वह हमारे वायुमंडल को स्वस्थ रखते हैं। यह जो हमारी पृथ्वी है, इसी का जो वायुमंडल है उसमें CO2 और जलवाष्प जैसी गैसें पाई जाती हैं। प्राकृतिक रूप में CO2 और जलवाष्प जैसी गैसें पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वह क्रिएट करती। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब यह है कि जो हमारा पृथ्वी है वह रात में बहुत ठंडी नहीं हो पाती, बहुत ठंडी नहीं हो पाती। तो ये रात में आखिर बहुत ठंडी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इसकी हीट, पृथ्वी की हीट को अंतरिक्ष में वायुमंडल अचानक नहीं जाने देता, और वायुमंडल में भी कौन सी ये गैसें क्या करती हैं? नहीं जाने देती हैं। इसके वजह से ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चल ये हमने देख लिया। अब चलिए, अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने पृथ्वी को देख लिया, इसको देख लिया, चंद्रमा के विषय में हमने देख लिया। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सी जानकारी, ये चैप्टर अब तक फिनिश खत्म ही हो गया था। ठीक है, अब देखो। ठीक है, तो अब देखिए, हमने देखा क्या हो जाता है, ये टेक्नोलॉजी हमें और परेशान करता है। एक सेकेंड। तो हमारे सौर मंडल में ग्रह और उपग्रहों के अलावा असंख्य का मतलब है मतलब बहुत बड़ी संख्या में, जिनको हम काउंट नहीं, असंख्य संख्या में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पिंड, ठोस पिंड पाए जाते हैं। इन्हीं को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। इंग्लिश में इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड। ठीक है, और हमने ये देखा जो क्षुद्र ग्रह हैं वह किन ग्रहों के बीच में? यह मंगल और पृथ्वी के बीच में पाए जाते, सॉरी, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यही तो हमने देखा। और जहां पर यह पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह पेटी बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह पेटी। यह जो पेटी है, यह बताती है, यह जो क्षुद्र ग्रह पेटी ये बताती है कि जब ग्रहों का निर्माण हुआ था, तो आपस में टकराए थे, और आपस में टकराने के कारण उनसे जो कुछ टुकड़े जो अलग हुए, वह उन्हीं की परिक्रमा करने लगे। और इस तरह से उन्हीं का मतलब है कि जैसे हमने कहा कि जो हमारी जो मंगल ग्रह है ना, और बृहस्पति ग्रह है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हमें क्षुद्र ग्रह एक स्थान पर दिखाई देते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं क्षुद्र ग्रहों की पेटी। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, ये हमारा चैप्टर हुआ खत्म। ठीक है, तो देखो हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने ब्रह्मांड के विषय में बताया है, मैंने आपको बता ही दिया। ये जो ब्रह्मांड के विषय में लास्ट में जाकर बताते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चैप्टर ये हमारा हो गया फिनिश। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। अब अगले चैप्टर पर आ जाते हैं, वह है सेकंड चैप्टर। ठीक है,
अगला जो हमारा चैप्टर है वह है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, ग्लोब, अक्षांश और दिशा। ठीक, ओके, यहाँ पर अच्छा, ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली। ये देखो जो मैं आपको दिखाने वाला था ना, याद है क्या है? आकाशगंगा। ध्यान है, मैं उस समय ढूंढ रहा था, नहीं मिला था। आकाशगंगा याद है? मैं इस चैप्टर को कंक्लूड कर दूं, 2 मिनट में कंक्लूड कर दूं तो आपका और रिवीजन हो जाएगा। हमने कहा हमारी पृथ्वी, हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, और हमारी जो पृथ्वी है वह सौर मंडल का भाग है। सौर मंडल का भाग है। सौर मंडल में क्या है? 8 ग्रह हैं, बहुत से उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, है ना। तो इस सब उपग्रह, अब जब हम सौर मंडल से को देखते हैं तो सौर मंडल में एक तारा है, लेकिन हमारे इस पूरे सिस्टम में अगर देखें तो असंख्य तारे हैं। अर्थात हम एक तारे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह के असंख्य तारे हैं। और यह जो तारा है, असंख्य तारे हैं, इनके समूह को बोलते हैं, इनके समूह को बोलते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा, ये जो आकाशगंगा है ये क्या होती है? ये तस्तरी नुमा शेप में होती है। आप देख सकते हैं ये आकाशगंगा है। और ये जो आकाशगंगाएं हैं इनके समूह को हम बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। तो जो हमारी आकाशगंगा, जैसे ये पूरा आकाशगंगा है, अब ये आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। अब हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी, उसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी के मान लो इस हिस्से में हमारा सोलर सिस्टम है तो इसको बोलते हैं मिल्की वे, इसको बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, और हमने कहा कि ये जो मिल्की वे है इसी में हमारा सोलर सिस्टम है, और यहाँ पर हमें करोड़ों तारे, तो जो तारे हम देखते हैं वह इसी को देखते हैं, हम पूरा आकाशगंगा भी नहीं देख पाते। चलो अब आ जाते हैं अगले चैप्टर पर, और वह है हमारा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ये देखिए ग्लोब है, ग्लोब। ठीक, तो प्रश्न आएगा, पहले यही प्रश्न आएगा कि ग्लोब क्या होता है ना, ग्लोब क्या होता है। तो जो हमारी पृथ्वी है ना, उसी का जो हम प्रतिरूप बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लोब। जैसे हमारी पृथ्वी कैसे है, इसको हमें किसी को बताना हो तो हम कैसे बताएंगे कि वो गोल है। अच्छा, गोल है तो उस पर कोई देश कहाँ पर है, कोई महाद्वीप कहाँ पर है, इसको अगर हम किसी तरह से पिक्चराइज ना करें तो हम इसको क्या कर सकते हैं? बता नहीं सकते। तो लोगों ने जब पहले पृथ्वी के विषय में, पहले तो क्या माना जाता था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, ये धारणा टूटी। लोगों ने कहा अरे भैया कि ये पृथ्वी ही सब कुछ नहीं है, इस पृथ्वी से बाहर बहुत से चीजें हैं जिनको सौर मंडल कहा। फिर सौर मंडल की खोज हुई तो कहा अरे भैया ये भी कुछ नहीं है, आकाशगंगा है। और आकाशगंगा का जो पट्टी नुमा संरचना है, एक पट्टी में भी करोड़ों की संख्या में तारे पाए जाते हैं। फिर कहा अच्छा चलो आकाशगंगा हमने जान लिया। फिर आकाशगंगा के बाद पता चला अरे भैया एक ही आकाशगंगा नहीं है, करोड़ों आकाशगंगा हैं, और इनको मिलकर ब्रह्मांड। हो सकता है आने वाले समय में हमारी जानकारी और विस्तृत हो। अब ऐसे में हमें यह बताना है कि आखिर हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, कॉपी होता है। जैसे हम कहें कि आप जैसे दिखते हो ऐसे ही कोई दूसरा किसी को बना दिया जाए तो आप कहोगे तो हमारी कॉपी कर ली गई, है ना। ठीक इसी तरह से ये जो हमारा पृथ्वी है उसी को जब हम क्या कर लेते हैं, उसका कोई प्रतिरूप बना लेते हैं गोल आकार में, तो इसको हम बोलेंगे ग्लोब। लेकिन अगर इसको आप ऐसे ही बना दो, इसको ऐसे मत बनाइए, आप वर्ल्ड का मैप बना दीजिए, तो उसमें भी तो क्या होगा, यही महाद्वीप, यही महासागर होंगे, तो उसको बोलते हैं मानचित्र, है ना, मैप। तो वर्ल्ड का जो मैप होता है और ग्लोब होता है उसमें अंतर होता है कि नहीं। जो ग्लोब होता है वो गोल है, आप उसको क्या है, आप यहां पर इसमें देखेंगे तो इसमें एक डंडी लगी रहती है और उसके सहारे इसको घुमा सकते हैं। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए। चलो ये देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए यहां पर, ठीक। ये क्या हो रही है, ये पृथ्वी हमारी घूम रही। एक लोग लिख रहे हैं सर
ये मेंस के लिए है। बच्चे सिलेबस देखो पहले, ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, है ना। सामने वाला जो है कि उसको बीमार हो जाएगा, उसको चक्कर आ जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा सिलेबस देखिए तो पता चल जाएगा। सिलेबस हमने बता रखा क्या है कैसे। तो ग्लोब क्या हुआ, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप। ठीक उसी तरह से जैसे अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, आप इस ग्लोब को घुमा सकते हैं। अब देखिए जो पृथ्वी है हमारी वो इस रूप में है, और उसके इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक अगर हम कोई रेखा बना दें तो इसको पृथ्वी का अक्ष कहेंगे। ठीक, अब देखिए इस ग्लोब में हमने क्या किया, एक इसमें देखिए यहां पर ऊपर की ओर देखिए, यहां से लेकर यहां तक, है ना। इसमें क्या किया गया है, एक पाइप डाला गया है, और उसी पाइप के सहारे क्या कर रहा है, घूम रहा है, इसको अक्ष। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी पृथ्वी सीधी नहीं है, ये अपने अक्ष पर झुकाव ली है। देखो ऐसे है तो ये क्या सीधी पृथ्वी है। पृथ्वी तो सीधी तब होती ना जब ऐसी कंडीशन में होती, हाँ ऐसी कंडीशन। अभी पृथ्वी देखो ऐसे है तो ये क्या है, झुकाव ली है। तो आपने सुना होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ग्लोब के माध्यम से दरअसल लोग क्या करते हैं, पृथ्वी को समझाने का प्रयास करते हैं। हम ग्लोब को बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं और हम बता सकते हैं, देखो भैया ये रहा आपका साउथ अमेरिका, ये रहा अफ्रीका, ये रहा एशिया, ये रहा भारत। तो ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का वह प्रतिरूप जिसके माध्यम से पृथ्वी की चीजों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि यह प्रतिरूप है तो स्वाभाविक है इसमें आप अलग अलग ग्लोब में अलग अलग चीजें दिखा सकते हैं। और जो प्रतिरूप है वह किस रूप में, ऐसे भी हो सकता है स्टेबल प्लास्टिक के रूप में, कुछ ग्लोब होते हैं गुब्बारे के रूप में होते हैं। एक सेकंड दीजिए, ये देखिए, अच्छा रुकिए मैं इसका पहला पेज आपको दिखा देता हूं। ओके, पहला पेज नहीं लगाया गया क्या, ओके ठीक, इसका पहला पेज देखिए। पहले इन्होंने क्या कहा है, ग्लोब के विषय में जो बताया, आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, है ना। देखिए आप देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ, देखिए सेकंड पैराग्राफ, ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब, गुब्बारे वाले ग्लोब। अर्थात ये जो पहला आपका पैराग्राफ है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लोब को समझाने का प्रयास किया गया है। और ग्लोब को समझाने के क्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह इसका ग्लोब पर आपको यह दिखाना कि पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं है, वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जो झुकाव है वह उसके किस पे, अक्ष पर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो 23.5 डिग्री झुकाव लिए है, इसको दिखाने के लिए हम ग्लोब का सहारा लेते हैं। अब जब हम ग्लोब बना रहे हैं तो इस ग्लोब पर आप देखिए इस एक निश्चित इसका आकार होगा, और ग्लोब पर हम क्या करेंगे, कुछ रेखाओं को खींचते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस ग्लोब को देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाएं खींची गई हैं, ठीक, और इस तरह से भी रेखाएं खींची गई हैं। तो अब आपका जो अगला प्रश्न होगा वह यही है कि सर ठीक बात है कि हम जब ग्लोब देखते हैं तो उस पर इस तरह की जो है कि लाइनें होती हैं, क्या पृथ्वी पर हैं? तो नहीं, पृथ्वी पर कोई भी लाइन नहीं है। लेकिन आप कल्पना कीजिए मैं एक ऐसा ग्लोब बनाऊं जहां पर इस तरह की कोई लाइन ना हो, और यहां पर कोई व्यक्ति है, उसको यह बताना हो कि यहां पर है, वो कैसे बताएगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी ग्लोब चीज पर कोई गोल चीज है और आप यहां पर हैं, कैसे बता देंगे? आप कैसे बता देंगे? क्योंकि जो कंडीशन यहाँ की है वह इसकी भी होगी या इसकी भी हो सकती है। तो जब तक आप, जैसे आप कभी ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आपसे क्या पूछते हैं कि भैया अपना एड्रेस बताओ, एड्रेस बताओ कि कहाँ पर है, तो कोई एरिया आप बताते हैं, और एरिया में फिर आपसे पूछा जाता है लैंडमार्क बताओ। लैंडमार्क क्या होता है कि वह फेमस स्थान जहाँ पर पहुँचकर वह आपको कांटेक्ट करे, जो आपके नियर बाय में सबसे फेमस चीज़ हो। अब क्या था कि जब हम लोग ग्लोब बनाए तो हमने गोला तो बना लिया, पृथ्वी क्या गोल है लगभग, उसी तरह से हमने इसको बना लिया।
लेकिन अब हमारे लिए चुनौती हुई कि भाई हम कहां पर दिखाएं। ये जो यहां पर दिखाया गया है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट दिखाया गया है, ये यहीं पर क्यों हो? हम इसको यहां पर दिखा दें तो क्या दिक्कत है, हम इसको बैक साइड में दिखा दें तो क्या दिक्कत है? तो पता चला नहीं, तब तो काफी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इस वजह से होगी, जो चीज पृथ्वी पर जहां पर है वहीं पर रहेगी, तभी तो उसका कॉपी बन पाएगा। जैसे आपके जैसा ही कोई व्यक्ति बनाया जाए, वो कब आपके जैसा दिखेगा? जब हर तरह से हर चीज आप ही की जैसी हो, उसी स्थान पर हो, तभी तो आप कहेंगे कि ग्लोब है और या आपका कॉपी है। ठीक इसी तरह से जब हम लोगों ने पृथ्वी के ग्लोब को बनाने का प्रयास किया तो हमें जरूरत पड़ी कुछ लाइनों की, और हमने क्या किया, कुछ काल्पनिक लाइनें खींच ली। पृथ्वी पर वो लाइनें नहीं है, हमने अपनी चीजों को बताने के लिए कि भाई गोल स्थान पर, हम इस गोल पृथ्वी पर यहां पर हैं, यहां पर हैं, कहां पर हैं, ये बताने के लिए हमने कुछ जो है कि लाइनों को खींचा, और इन लाइनों के माध्यम से ही आज हमारी पहचान सुनिश्चित होती है। जैसे भारत को कहा जाता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए, ये हमारी पृथ्वी। अब हमने एक सबसे पहले जो काल्पनिक लाइन खींची, वह हमने ये हमारा पृथ्वी का केंद्र, इसको मिलाते हुए एक काल्पनिक लाइन खींच दी। इस काल्पनिक लाइन को बोलते हैं विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। और इसी तरह से हमने इस पोल और इस पोल को मिलाते हुए एक लाइन खींच दिया, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर इसको छोड़ दीजिए, 0 डिग्री छोड़ दीजिए। तो हमने एक लाइन, ऐसे लाइनें कुछ खींच दी और कुछ लाइनें ऐसे खींची। तो जो सबसे पहली लाइन हमने खींची वह है इक्वेटर। अब इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ये उत्तर वाला जो पूरा भाग है, ये जो भाग है, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोला गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और इसको क्या बोला गया, दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोला गया दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो हो गया, फिर ये आप कैसे बताएंगे कि आप यहां पर हैं या यहां पर हैं? तो इसके लिए क्या किया गया, जो सबसे उत्तर और दक्षिण के 2 स्थान थे, इसको मिलाने के लिए हमने एक रेखा खींच दिया, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री क्यों बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा। तो इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा, हमने खींच दिया। अब देखो इससे क्या हुआ, यह एक खाना बन गया। तो कोई बोल सकता है कि भाई मैं इस हिस्से में हूं, कोई बता सकता मैं इस हिस्से में हूं, कोई बता सकता इस हिस्से में हूं। और हमने ये जो एक इक्वेटर विषुवत रेखा खींचा, इसी के समानांतर अन्य कुछ लकीरें हमने ऐसे खींच ली, एक निश्चित दूरी पर हमने लकीरें खींच ली। इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। और हमने जब अक्षांश रेखाएं खींच ली तो बस यह हम क्या कर सकते थे, यह बता सकते थे भाई इस अक्षांश रेखा के ये उत्तर में है, हम दक्षिण में है, कहां पर क्या है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि हम इन अक्षांश रेखाओं की कुछ वैल्यू बताएं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या होगा, एक मैथमेटिकल कंक्लूजन करने की आवश्यकता है। बस अभी ये समझ लीजिए कि हमने पहले विषुवत रेखा खींचा, उसके समानांतर हमने कुछ रेखाएं खींची, उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। और हमने उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा खींची, इसको देशांतर, और इस तरह से हमने अन्य और देशांतरों को ऐसे खींच लिया। अब जब हमने इस तरह की लकीरें खींच ली, तब क्या हो गया, हमारे लिए काफी आसान हो गया। कोई भी व्यक्ति बता सकता है भाई मैं यहां पर हूं, इस अक्षांश पर हूं और इस देशांतर पर हूं। कोई व्यक्ति यहां पर है, वो बता सकता है इस अक्षांश पर है और इस देशांतर पर है। तो इस तरह से क्या हो गया कि जब हमने ग्लोब बनाया तो कुछ काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से हमने पृथ्वी की सभी चीजों को इंडिकेट कर लिया। तो उन्हीं रेखाओं को हमें क्या करना है, समझना है, और इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं बोलेंगे, ठीक है। तो ग्लोब, बस अभी हमने जो समझाया, क्या ग्लोब हम समझ पाए, क्या हम ग्लोब समझ पाए? अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये हमारा आगे का पार्ट है। प्लीज बताइए। सब लोग बताइए। यहां तक क्लियर हो गया?
चलो बच्चों, जैसा कि हमने बताया आपको, तबीयत हमारी ठीक है नहीं, तबीयत अभी ठीक नहीं है ना, और मैंने इसीलिए क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था। तो अभी क्लास यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, अभी क्लास यहीं पर रोकते हैं, और आगे हम लोग 9 बजे फिर से जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसके आगे की जो क्लास है वो 9 बजे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे की जो क्लास है वो 9 बजे हम करेंगे। तो सब लोग 9 बजे आ जाएंगे, सब लोग 9 बजे आ जाएंगे, सब लोग 9 बजे आ जाएंगे। सब लोग 9 बजे आ जाएंगे। समझ में तो आया ना? कोई चीज जल्दीबाजी में तो हम लोगों ने नहीं की ना। अच्छा, ठीक। ओके, चलो तो मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक